गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है वो शुरू हो गया। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है। इरफान ज़हीर यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह हमें ज्वाइन करेंगे। आपको ये मैं बताती चलूँ कि टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने बैटिंग का फैसला कर लिया है। टेस्ट मैच का आगाज़ हो चुका है और अगर माजी में देखा जाए इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी पेश नहीं कर पाया। इरफान, अब जो मैच होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका की रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। हमने 2 डेब्यू प्लेयर्स भी टीम में डाले हैं। कैसी परफॉर्मेंस होगी, क्या देखते हैं, कैसा खेल पेश किया जाएगा? जी, सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें यह है कि होम ग्राउंड है। हम लाहौर अभी कराची में खेल रहे हैं, तो ये अवे सीरीज़ तो हम सारी हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर हम इंग्लैंड से हारे और फिर न्यूजीलैंड से हारे। हमारे पास एक ही इसमें पॉसिबिलिटी बचती है कि हम उसको स्पिनिंग ट्रैक बनाते और उसके साथ चलते, और मोस्ट लाइकली इसी को फॉलो किया जाएगा। वही गैम्बल हमने खेला। जी, वही गैम्बल खेला। इसके अलावा हमारे पास वी डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन, तो इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। और इसीलिए हमने नुमान को भी चांस दिया गया, यासिर शाह हैं। वैसे आई वुड सजेस्ट कि इनको करना ये चाहिए था कि साजिद खान को चांस देते, जो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। क्योंकि आपका जो लड़का फॉर्म में होता है उसको चांस जरूर देना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक में दिया और वो पर्टिकुलरली इन्हीं विकेट्स के ऊपर उसने फाइनल भी खेला हुआ, तो उसको देना चांस बड़ा ज़रूरी था। यासिर शाह आल दो के आपका बड़ा ट्रम्प कार्ड रहे हैं, बट लास्ट 2 ईयर से उनकी कुछ एमिनेंट परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। तो बेहतर यही था कि साजिद के साथ आप जाते, 2 स्पिनर आपके साथ होते, बट ओबियसली मैनेजमेंट ने भी कुछ देखा होगा शायद। विकेट तो आपको पता चली गई है कि विकेट जो है वो एक स्पिनिंग ट्रैक है, बिल्कुल ड्राई विकेट है, और उस पर चौथे दिन के बाद से, बल्कि शायद पहले दिन से ही हो जाए इस तरह की विकेटों में। हाँ जी। लेकिन तीसरे चौथे दिन से पहले दिन कराची की जो बिहेव करती है विकेट, वो थोड़ा सा सीम बॉलर को, जो फास्ट बॉलर को, उसको मदद देती है, बट इवेंचुअली जैसे 1-2 दिन के बाद ये टोटल स्पिनिंग ट्रैक पे आ जाता है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका ने भी जो एक लास्ट चीज इसमें देखी है कि उन्होंने 4th इनिंग पाकिस्तान को दी है, इसी वजह से कि 4th इनिंग्स में बैटिंग करना कराची में आसान नहीं होता। बट एज फॉर द ट्रैक रिकॉर्ड इज कंसर्न, पाकिस्तान अच्छी चीज ये है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस कराची में हारा है पूरे अपने कैरियर के अंदर, और उनमें से एक जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2007 में हारा है, इंग्लैंड के खिलाफ, एक इंग्लैंड के खिलाफ 2000 में और 2007 में साउथ अफ्रीका से हारा है। तो बट जब नासिर हुसैन कैप्टन था। जी, नासिर हुसैन कैप्टन था, वो तो लाइट का और एक बड़ा। और मुझे याद है कि आखिरी ओवर्स में शुएब को बॉलिंग दे दी कि वो पूरी स्पीड पे बॉल करा रहा हो, अंधेरा हो गया था। बार बार पाकिस्तानी टीम जाके वहां पे अंपायर को कहती थी अंधेरा हो गया, और अंपायर उनको इजाजत ही दे रहे थे। पाकिस्तान ने बड़ी बहानेबाजी की है उसमें। उस मैच में तो हम कह सकते हैं, बट जो दूसरा मैच 2007 में साउथ अफ्रीका जीता था वो बड़ा अच्छा जीत गए थे हमसे। उस टाइम टीम हमारी भी अच्छी थी, बट उनकी टीम भी बहुत जबरदस्त टीम थी। इरफान, हमारे साथ हरमीत भी है। जी, हरमीत पाजी। इरफान, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। आप ठीक है? सुनाए, ठीक ठाक है? आज स्टूडियो में मिस कर रहे हैं आपको। कि जिस तरह न्यूजीलैंड के सामने हमारी टीम, हमारे जितने भी बल्लेबाज थे या गेंदबाज थे, वो बड़े बेबस नजर आए। अब आप कैसे देखते हैं, बाबर आजम की पहली बार वो क़यादत कर रहे हैं टेस्ट सीरीज की, एज ए कप्तान वो कर रहे हैं, तो कितना दबाव होगा उसकी बैटिंग लाइन पे, कितना दबाव होगा, और उसको आप कैसे देखते हैं? वैसे बेसिकली सारा ऑनर्स तो बाबर पे आ गया है, क्योंकि हमने तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी पहले, वो ये डाली थी कि जी वो बाबर जो नहीं थे इसीलिए पाकिस्तान हार गए। अब बाबर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ रही है कि वो कैप्टन भी हैं और उन्हें ही हैज टू परफॉर्म, कि अगर वो खुदा न खास्ता परफॉर्म नहीं करते तो ये सारी के सारा प्रॉब्लम उन पे आ जाएगा कि आप कैप्टन भी हैं। और ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट के लिए पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा, मिसबाह उल हक और वकास यूनुस की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आल दो के बाद तो ये सुनने में आ रही है कि इनका डिसाइड हो चुका है, ये इनकी लास्ट सीरीज है, बट फिर भी इनके लिए एक ग्लिम्स ऑफ होप है इसमें। अच्छा, मिर्जा इकबाल भी एक साथ स्टूडियो में, वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद है हमारे साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे मिजाज हैं? बस ठीक ठाक सर। कैसा चल रहा है मैच? और ये बताइए कि ये जो दोनों टीमों ने गैम्बल खेला है स्पिनर्स को ज़रा शामिल करके, वो कैसा लग रहा है? पाकिस्तान के बारे में भी बताइए। ओपनिंग बैट्समैन इमरान बट को मौका दिया गया है, और ओपनिंग पे पाकिस्तान का बोझ बहुत ज़्यादा होता है पहले ही, मतलब वो उनको खेलने में दुश्वारी पूरे जो 2 साल हैं उसमें मुश्किल पेश आई है। को बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा हमारा सॉलिड बन नहीं पाया पहले।
अब्दुल साहब देखें, मैं पहले भी शायद आपके शो में मैंने बात की थी कि ये बेजान विकेट बनाएंगे, स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट हो सकती है। फास्ट बॉलर्स हमारे ना तजुर्बाकार है, शाहीन आफरीदी को थोड़ा तजुर्बा है, फहीम अशरफ, हसन अली काफी दिनों के बाद पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट मैच खेलने, तो मसाइल तो है पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन ये विकेट जनूबी अफ्रीका को एडवांटेज मिला है अब्दुल साहब के टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग की है, क्योंकि जो टीम भी चौथी इनिंग्स में जो लास्ट इनिंग्स होगी इस टेस्ट मैच की बैटिंग करेगी तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और मैं ये समझता हूँ कि उनका एक अच्छा डिसीजन, लेकिन पाकिस्तान ने जो आपने बात की अब्दुल साहब, इमरान भट्ट को टेस्ट कैप दिए, 25 साल इनकी उम्र है, लाहौर में पैदा हुए, बलोचिस्तान की टीम की जानिब से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हैं, 10 सेंचुरियां बना चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 4000 से जायद रन हैं, 70 से जायद फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, तो आज इनका इम्तिहान है। हम तजर्बात करते रहते हैं, कितने ओपनर्स हैं जिनको हम आजमा चुके हैं, आते हैं चले जाते हैं, अल्लाह करे कि हमारा ओपनिंग पेयर सेट हो जाए। ओपनिंग पेयर भी, और मिर्जा साहब इसके अलावा देखा जाए तो हमारी टीम मिडिल ऑर्डर में भी स्ट्रगल कर रही है। बाबर आजम के अलावा ना हम लोग कोई इंजमाम, यूनुस खान, मिसबा जैसे लोग पैदा नहीं कर पाए, और साउथ अफ्रीका की टीम मद्दे मुकाबिल है। उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग के बारे बताएं, वो किस तरह की है? देखिए, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है, उनकी बैटिंग तजुर्बाकार बैट्समैन है, फाफ डू प्लेसी, एड्रियन मार्किन, उनके कप्तान क्विंटन डिकॉक, उसके अलावा बॉल्मा और उनके डीन एल्गर, दे आर ऑल सीजन कैंपेनर्स। तो उनके होते हुए पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आप देखें यासिर शाह पे डिपेंड करेगा। यासिर शाह ने अब तक जो 227 हासिल की है, उनमें से उन्होंने अगर देखा जाए तो 171 विकेटें एशियन पिचेस, तो अब ये एडवांटेज है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं आज के मैच में। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन नोमान अली को इन्होंने टेस्ट कैप दी है। छिपरो सिंध में पैदा हुए नोमान अली हैदराबाद में रहते हैं, और एक बड़े ऑनर की बात है उनके लिए कि बात कर रहा हूँ, पहले ये करनी बताइएगा कि ये साजिद खान की इंक्लूजन ज्यादा बेहतर नहीं थी क्या? तो एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आज आप कैसे देखेंगे इनको? मैं आपका सवाल नहीं समझा, दोबारा से कहिएगा। चलें हरमीत पहले कर लें। मैंने कहा जिस तरह आप पहले प्रोग्राम में भी आपने अर्ज किया था कि अजहर अली और आबिद अली ओपनिंग अगर इनसे कराई जाए तो बड़ा अच्छा टास्क ये दे सकते हैं, साउथ अफ्रीका के सामने रख सकते हैं, तो आज इनको मौका भी मिला है, आज ओपनिंग इन्हीं से कराई जाएगी, तो कैसे देखते हैं आप? देखें, अजहर अली से इनिंग्स ओपन नहीं कराएंगे हरमीत। इन्होंने इमरान भट्ट को जो शामिल किया है एज ए स्पेशलिस्ट ओपनर, तो इमरान भट्ट और आबिद अली इनिंग्स ओपन करेंगे। पहले ये खबरें आ रही थी कि अगर अजहर अली से इनिंग्स ओपन कराते हैं तो कराची का जो टैलेंटेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है सऊद शकील, जिसने बड़े रन स्कोर किए, तो उसको चांस दिया जाए, लेकिन सऊद शकील को चांस नहीं मिला, ताबिश खान को चांस नहीं मिला। दो खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, इमरान भट्ट और उनके साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली। तो अब देखते हैं ये ओपनिंग पेयर क्या करता है। अब तो जब पाकिस्तान की बारी आएगी जब पता चलेगा। अजहर अली वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग के लिए आएंगे। एक बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या साजिद खान की इंक्लूजन ज्यादा बेहतर नहीं थी, क्योंकि यासिर शाह भी लेग स्पिनर है और नुमान भी लेफ्ट आर्म है, तो दोनों का बॉल जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन से बाहर की तरफ निकलेगा। अगर हम साजिद खान को टेक्निकली डालते तो एक लेग स्पिनर आ जाना था, एक ऑफ स्पिनर आ जाना था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहना था? आप इस इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? देखें, नोमान अली फिंगर स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, यासिर शाह रिस्ट स्पिनर है। तो यासिर शाह तो विकेट टेकिंग बॉलर है, नोमान अली को ये एज अ स्टॉक बॉलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनको 6 घंटे में 90 ओवर्स कराने लाजमी है, वरना फिर फाइन होता है। तो नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसे ज्यादा कंट्रोल होता है अपनी गेंद पर, तो इसलिए उन्होंने शामिल किया, और तजुर्बा भी बहुत है। नोमान अली ने गुज़िश्ता सीजन में भी 50 से ज्यादा आउट किए, उस सीजन में भी उससे पहले वाले में 50 से ज्यादा आउट किए, तो नोमान अली एक सीजन कैंपेनर। नहीं वो ठीक है बात, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि दोनों का बॉल बाहर निकलेगा राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए, अगर ऐसा हम ऑफ स्पिनर डालते तो क्या हमारे लिए ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता था कि एक का बॉल अंदर आ रहा है और एक का बाहर निकल रहा है, बैट्समैन को एक ही तरह की बॉलिंग ना खेलनी पड़ती? उस पर्सपेक्टिव में यासिर शाह भी गुगली करते हैं, उनकी बॉल भी अंदर आती है, और नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो आर्मर करते हैं, उनकी बॉल भी अंदर आती है। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साजिद खान ज्यादा ना तजुर्बाकार है एज कम्पेयर टू नोमान अली। नोमान अली ज्यादा तजुर्बाकार है, तो मैं समझता हूँ नोमान अली को सही इन्होंने खिलाया कि वो सीजन कैंपेनर है, इन विकेटों का उन्हें आइडिया है, तो वो कुछ ना कुछ यकीनन पाकिस्तान के लिए करेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ ये भी बता दें कि माजी में पाकिस्तानी टीम कराची स्टेडियम में कैसा खेलती आई है, और कराची की जो पिच है वो कैसी है? यहाँ पर ज्यादा मदद
फास्ट बॉलर्स की होगी या फिर स्पिनर्स की होगी? स्पिनर्स की होती है हमेशा, ये तो बात तय है। मिर्जा साहब इसमें रोशनी डालिए। कराची में विकेट जो है वो भी स्पिनिंग की होती है और अभी भी स्पिनर्स के लिए उन्होंने रखी हुई है, इसलिए ये तो ऑप्शन ही कोई नहीं हमारे पास। ऑप्शन और कोई नहीं है। और बिलखुसूस जो पाकिस्तान की टीम है, कराची स्टेडियम में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? पिछले सवाल का जवाब तो रऊफ साहब और इरफान ने ही दे दिया। नहीं देखिए, कराची की विकेट स्पिनर्स ट्रैक है और स्पिन के लिए मदद करती है। 2 ही दफा पाकिस्तान यहाँ हारा है, लकी ग्राउंड है। 65 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान 1955 से लेकर अब तक हारा है। 2000 में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 6 विकेटों से हराया था और 2007 में साउथ अफ्रीका की उस टीम ने, जिसके विकेट कीपर मार्क बाउचर थे जो कोच है, उसने 160 रन से हराया था। तो विकेट तो ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए मतलब हमेशा से ये ग्राउंड खुशबख्ती की अलामत रहा है। तो अब देखते हैं कि आज क्या करते हैं। नई टीम है पाकिस्तान की, सिवाय अजहर अली के जो सीजन कैंपेनर है, बाकी कोई इतना और यासिर शाह के कोई इतना तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है। और बाबर आजम चूंकि माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, तो उन पे बड़ा प्रेशर भी होगा। और वो देखते हैं कि वो उनका एक बॉल पिकर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंद पिक करता था, आज उसी टीम के खिलाफ कप्तानी कर रहा है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम बाबर आजम पॉइंट ऑफ व्यू। इस वक्त क्या स्कोर है और कोई मैच तो शुरू हो गया होगा मेरे ख्याल में, इस वक्त का जरा लेटेस्ट बता दीजिए। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ क्योंकि बहुत सख्त सिक्योरिटी है रऊफ साहब, और इतनी ज्यादा ट्रैफिक जो जैम है, मुख्तलिफ नाकों से गुजर के जाना पड़ रहा है। अच्छा बेग साहब, हम आपको बता देते हैं 12 स्कोर पे 9 आउट है। तो बार देख लें, अभी साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर मुनीजे पहले जो बैटिंग का फैसला किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चौथी इनिंग्स जो है वो पाकिस्तानी टीम को खेलनी पड़ेगी। ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये तो इन्होंने बता ही दिया, मतलब वो जो स्पिनिंग ट्रैक है, हम पहले भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा मतलब वो होगा, आपकी बात में भी जोर है कि अगर एक ऑफ स्पिनर को खिलाया जाता है वो कॉम्बिनेशन बनता नहीं ना। देखिए, सेंस नहीं बनती। हमेशा आप जब भी बॉलिंग के अंदर रखते हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखा जाता है। अब टेक्निकल मैं बात कर रहा था, क्योंकि मिर्जा साहब का अपना ओपिनियन है, मेरा डिफरेंट है कि आपका लेग स्पिनर है, उसकी बॉल 90% उसने लेग ब्रेक करनी है, वो बाहर निकलेगी। ऑफ स्पिनर होता उसकी बॉल अंदर आनी थी, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस आपको बैट्समैन को नॉच मिलना था कि आपकी बाहर जा रही के अंदर आ रही है। ये ऑड बॉल होती, गुगली ऑड बॉल है आपका, ये आपका वेपन के तौर पे यूज होता है। इस तरह आम बॉल भी आपका वेपन बॉल है कि आपने कोई 15-20 बॉल के बाद शायद एक बॉल आपने करनी है। इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम में 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडर हैं जी। डीन एल्गर मेरे ख्याल में, हाँ जी, एल्गर है, लेफ्ट हैंडर है, क्विंटन डी कॉक जो है वो लेफ्ट हैंडर है जी जी। तो मतलब उसके हवाले से उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ ना जी, उसके लिहाज से भी आपके पास और आपके अगर ऑफ स्पिनर होता तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बन जाना था। चलो खैर, अब तो खिला लिया, उसको देखेंगे। हाँ, उसमें देखेंगे। इस मैच में बड़ी एक जो मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी कुछ करेगा। मतलब वो उसकी वजह यह है कि पिछले मैचों में जितनी उसे तवक्को थी, जितना वो प्रॉमिसिंग है, उतना ज़रा परफॉर्म वो अच्छा नहीं कर पाया था। मतलब इस हवाले से ये बिल्कुल। और शुरू में जो विकेट है वो उसे सीमर की हेल्प करनी है। अगर वो सही जगह पे अपना बॉल कर पाया और सीम कर पाया बॉल को, तो मेरे ख्याल में उम्मीद है कि वो कुछ जल्दी कर सकता है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी हमारा नो डाउट के 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सबसे एक एमिनेंट बॉलर के तौर पे सामने आया। एक मिनट ठहरिएगा रऊफ साहब, आप मुझे लगता है बड़े दिलदादा हैं। आप भी तो क्रिकेट के शौकीन तो नहीं रहे बचपन में? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ काफी। अच्छा, जीतते भी रहे थे या खाली खेलते ही थे? नहीं, मैं खेलता रहा हूँ, बाकायदा खेलता रहा हूँ। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा खेल लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की टीम बहुत अच्छी है, मैं भी रावियन हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, तो गवर्नमेंट कॉलेज की टीम तो जब से मैंने खेला हुआ है। तो उसमें ये बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को लीडिंग रोल में आना पड़ेगा। जैसे पीसीबी ने भी उनको कैटेगरी ए में रखा कि ये हमारा मेन बॉलर है, बट हमने क्या देखा कि वो शुरू में पहले स्पेल में 2-4 आउट कर देते हैं, 2-3 विकेट्स अगर देखा है। सेकंड स्पेल में उनसे बिल्कुल आउट नहीं होते। तो अगर आपको टॉप नॉच बॉलर बनना है तो नोमान और इमरान भट्ट का पहला डेब्यू है, और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो बाबर आजम है, कप्तानी भी उन्हीं के सर है। तो कैसे देखते हैं कि तीनों खिलाड़ियों पे कितना दबाव होगा? वैसे ऑब्वियसली ये प्लेयर्स से ज्यादा दबाव जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर है। प्लेयर्स के ऊपर तो ऑब्वियसली है। अजहर अली के लिए भी ये मेक और ब्रेक वाली सीरीज बनेगी, क्योंकि आप जब से मिसबा और यूनुस खान गए हैं, सारा ऑनर्स उनके ऊपर आ गया था कि ये सीनियर प्रो हैं, ये लेके चलेंगे।
اب جیسے اسد شفیق نے پرفارم نہیں کیا تو مینجمنٹ نے ان کو بیئر نہیں کیا. although کہ آئی اسٹل فیل کہ اظہر علی کے ساتھ اسد شفیق کو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی ہوم سیریز تھی, ایک سینئر پرو آپ کا ہوتا اور مڈل آرڈر کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اسپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, تو ان کی انکلوژن بڑی ایک انجسٹیفائڈ ہے. اب ساری رسپانسبلٹی اظہر علی کے اوپر آتی ہے. اگر گاڈ فاربیڈ اظہر علی پرفارم نہیں کرتے تو آئی اسٹل فیل کہ وہ شاید آگے ہمیں نظر نہیں آئیں گے. وہ ہمارے پاس گیپ بہت زیادہ ہے نا, اگر اس کو بھی نکال دیں گے تو آگے جگہ خلا بھرنے کے لیے یا تو بالکل ایک تجربہ ہوگا. کہاں پہ خلا پور کریں گے؟ ہمارے پاس تو اوپنرز بھی وہ والے نہیں ہیں. لیکن اب دیکھیں نا کب تک آپ لے کے چلیں گے. آپ نئے لڑکوں کو پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتی کہ آپ اگر ہارنا ہی ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی وہ ٹرائی فار دی نیو بوائے. بات کریں کوشش کرے گی جذباتی طور پہ بہت سارا, لیکن اس میں یہ کہ اگر آپ کا یہی رزلٹ آنا ہے ایونچولی خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ کو اوبویسلی نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے. پھر آپ کو ان کو سال لگے گا, 6 منتھ لگے گا, سال دے ول ڈیولپ. بٹ ابھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. عبداللہ شفیق کو تو ہم نے کھلایا نہیں, مطلب اس کو موقع نہیں دیا. حالانکہ ایک موقع اس کو ملا تھا, انفارچونیٹلی وہ اس میں پرفارم نہیں کر پایا. لیکن میں خیال ٹیسٹ میں اگر وہ ہوتا تو شاید اس کی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ مجھے تو سلیکشن کے کرائٹیریا سمجھ نہیں آ رہا. T20 میں 1-2 میچ میں سکور ہوتا ہے, آپ T20 میں ڈال دیتے ہو. T20 میں پرفارم نہیں ہوا, آپ اس کو ٹیسٹ میں انکلوژن کر دیتے. تو آپ نے پک کیا ٹیلنٹ وائز, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, ہمیں بھی دکھنے میں اچھا لگا وہ لڑکا, اس نے اپنے پہلے میچ میں سینچری کی ڈومیسٹک میں بھی. آپ اس کو کم از کم 6-7 منتھ سال لے کے چلتے. ہائی پرفارمنس سینٹر آپ کے پاس ہے, ادھر کوچز کے ساتھ کام کرواتے, اس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر سے پہلے تھوڑا پریپیئر تو کرے. آپ اتنی جلدی انڈکٹ کر دیتے ہو, یہ میرا خیال میں اس بچے کے ساتھ, اس لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جس کو آپ انکلوژن کر لیتے ہو وہ بیچارے سے پرفارم نہیں ہوتا, پھر وہ سین سے آؤٹ ہو جاتا ہے. بڑی ایگزامپلز ہیں. ہرمیت wants to intervene. جی ہرمیت. ہاں جی بالکل. میں ویسے میں اس وقت میں بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ کون سا کھلاڑی کس نمبر پہ کھیلے گا. ویسے ظہیر بھائی یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہمارے جو ناظرین ہیں کہ کون سا کھلاڑی کس نمبر پہ کھیلے. فواد عالم کیا 5ویں نمبر پہ آ رہے ہیں یا بابر اعظم آئیں گے 5ویں نمبر؟ نہیں, بابر اعظم تو ہمیشہ سیکنڈ ڈاؤن آتے ہیں. ہاں جی, وہ ان کا 4تھ نمبر پہ وہ آئیں گے. اظہر علی آئیں گے 3رے نمبر پہ, 4 پہ بابر اعظم کا نمبر فکس ہے, وہ چینج نہیں ہوگا. اور 5ویں پہ پھر جا کے فواد عالم کا نمبر ہے, پھر رضوان 6 پہ, اور اس طرح. بڑے لمبے رضوان ایک بڑی اچھی بات ہے ہماری کہ ہمارا وکٹ کیپر رضوان جو ہے وہ فارم میں ہے, مسلسل سکور کر رہا ہے. لیکن ان کا لاسٹ جو پرابلم ہمیں نظر آیا, لاسٹ جو ٹیسٹ میچ ان کا گزرا اس میں کیپنگ بہت بری کی رضوان کی. انہوں نے کافی زیادہ, کیونکہ کیپر سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیچ ڈراپ کرے گا. ٹیسٹ کے اندر جیسے کیپر ہی کیچ ڈراپ کرنے لگ جائے تو پھر باجی تسی جا کے بال کیچ کر لو. تو کیپر سے تو ایسوسیشن ہوتی نہیں ہے کہ وہ کیچ ڈراپ کرے گا, تو یہ چیز ان کے مائنڈ کے اندر بھی ہوگی, وہ بھی کافی فوکسڈ ہوں گے. اور آلدو کہ انہوں نے ٹیسٹ کے اندر بہت زبردست پرفارمنسز دی ہیں. لیکن ایک اور پرابلم بھی نظر آ رہا ہے کہ رضوان جتنے میچز کے اندر بھی سکور کیا 60-70 کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہو تو آپ کو اپنے 60-70 کو 100 میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. انٹل انلیس آپ یو ڈونٹ پرفارم تو پھر اس لیول پہ نہیں آپ جا کے اپنا مارک چھوڑ سکتے. تو بڑا نیسیسٹی ہے. عرفان, آپ یو ہیو این ایکسپرٹی آن کرکٹ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں کوئی بڑی سیریز پاکستان نہیں جیت پایا, اپنے نام نہیں کر پایا, کیا اسٹریٹجی وہ لے کے آئیں گے اب کہ کچھ کر سکیں ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ؟ دیکھیں اس مینجمنٹ کا جو مجھے پرابلم نظر آتا ہے نا, یہ کافی ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ جو ہے بیسیکلی وہ ایک کومبو ہے, کیونکہ مدر آف کرکٹ بھی بولا جاتا ہے. اس میں آپ کو ریزیلنٹ بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو پیشنس بھی دکھانا پڑتا ہے, آپ کو ایٹ ٹائم اگریسو بھی ہونا پڑتا ہے, اور ایٹ ٹائم آپ کو پیشنس بھی دکھانا پڑتا ہے, آپ کو ڈیفینسو بھی ہونا پڑتا ہے. تو اس مینجمنٹ کی جو اوور آل اپروچ نظر آئی ہے پوری گیم پلان کے اندر, اور سارا T20 کے اندر بھی دیکھا ہم نے, ٹیسٹ کے اندر بھی, کہ وہ ایک ہی رہتے ہیں بس پرسسٹنٹ ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ کرتے ہیں. تھوڑا سا چینج ان کو لانا پڑے گا کہ ان کو تھوڑا اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی پڑے گی. اب کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ بھی آپ کی اس طرح کی نہیں رہی کہ آپ کے میچ ڈرا ہوتے ہیں, بڑے بڑے سکور ہوتے ہیں. اب کسی بھی طرح دیکھ لیں, ہم نے انگلینڈ کا سری لنکا کی سیریز چل رہی ہے, ہم نے آسٹریلیا انڈیا کے میچز دیکھے, تو رزلٹ تو 99% اب آتا ہی ہے. کیونکہ موڈ چینج ہو گیا ہے. اب وہ ایک طرح کی کرکٹ کوئی بھی کنٹری نہیں کھیلتا, وہ سب ون ڈے اور T20 ہے نا, اس سے تھوڑا سا. ظہیر ویسے ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ ٹیسٹ, اگر ہم دیکھیں اس وقت تمام تر مینجمنٹ پہ اور کھلاڑیوں پہ بھی. اگر خدا نہ خواستہ اس کے مثبت نتائج نہیں آتے تو کیا دیکھتے ہیں بڑی تبدیلی اور رونما ہو سکتی ہے پوری ٹیم میں؟ جی میں وہی بات کر رہا تھا پہلے کہ یہ مینجمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. پرابلی یہ ان کے لیے لاسٹ ہوپ ہے یہ سیریز. اگر تو پاکستان دونوں میچز جیت جاتا ہے تو شاید ایک گلمپس آف ہوپ ہے ان کے پاس کہ یہ سروائیو کر جائے. ادروائز
90% تو یہی خبریں ہیں کہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں اور یہ پرابلی یہ لاسٹ سیریز ہے مینجمنٹ کے لیے. حسن علی بڑی دیر کے بعد آیا ہے ہاں اور مطلب اس کی پرفارمنس ٹھیک رہی ہے, کو بہت مطلب ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے یا 2020 میں کھیلا ہے وہ بہت زیادہ شاندار پرفارم کر دیا ہو, تو اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں وہ 2 سال کی اپروکسیمیٹلی انجری کے بعد آئے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ ایک انرجیٹک پرسنالٹی ہے, ایک انوائرمنٹ پوری ٹیم کو اندر وہ موٹیویشن رکھتے ہیں, وہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے. پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے جو ابھی لاسٹ کازم ٹرافی ہوئی اس کا فائنل جو خاص طور پہ انہوں نے بیٹنگ کے اندر سینچری کر کے اپنی ٹیم کو میچ وہ ٹائی ہوا, وہ ایک بہت ایبسولوٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اننگز تھی جو شاید ہم نے ڈومیسٹک میں کبھی دیکھی نہیں اتنے لوور مڈل آرڈر پہ آ کے. تو ایک ان کے اندر ہم نے گلپس دیکھا کہ بیٹنگ کے اندر بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے. پلس عباس آپ کا ہم نے دیکھا کہ کنٹینیوسلی ان کا پیس بھی ڈراپ ہو رہا تھا, پھر اس کے ساتھ نسیم شاہ کی بالنگ کے اندر ہمیں کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہی, تو یہ بڑا ضروری تھا ان کا واپس آنے کے بعد کھیلنا بھی. تو میں جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں ان کی انڈکشن کو, وہ ضروری تھا. اچھا اب تھوڑی سی بات ہو جائے عابد علی کے بارے میں. عابد علی کی بھی پرفارمنس کو بہت شاندار نہیں رہی ہے میرے خیال میں, شاید اس کو اسی لیے یہ بھی ایک آخری موقع ہے عابد علی کے لیے پرفارم کرتا ہے, کیونکہ ادروائز وہاں پہ اگر وہ جلدی نکل جاتا ہے. عابد علی نے پچھلے میچوں میں جو ہوا ہے میں ہمیں 30 بہت ہوئے تو 30 رنز کر لیے, ادروائز 5, 10, 15 اس کے اوپر آؤٹ ہو رہا ہے. وہ عابد علی نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, اس نے ڈومیسٹک کے اندر جیسے آتے ساتھ ہی دونوں میچز کے اندر پہلے سینچری بھی کی اور ایک ریکارڈ بھی بنا ڈالا. صرف ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, آئی ایم ویری مچ شیور کہ وہ ادھر ضرور پرفارم کریں گے, کیونکہ ڈومیسٹک وہ بہت زیادہ کھیلے ہیں, تو ڈومیسٹک کا ان کے پاس ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے ان گراؤنڈ پچز کے اوپر کھیلنے کا. صرف ان کا جو امتحان آئے گا وہ وے سیریز کا فورن ٹور کے اوپر آتا ہے. ادھر جب تک وہ پرفارم نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کا اپنا وہ بینچ مارک سیٹ نہیں کر پائیں گے, اور ان کا پرفارم دونوں جگہ پہ کرنا بہت ضروری ہے. عرفان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ 2 ٹیمیں ہونی چاہیے, لیکن دوسری ٹیم کیسے بنے گی؟ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے ایک ٹیم یہاں سے جانی چاہیے. ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک جو ہے وہ باہر جا کے کھیلے, وہ باہر کے لیے کوئی مل نہیں رہا, سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے. ٹیم کی ہی بات کر لی, ابھی جو پلینگ 11 ہے what do you say کہ is that satisfactory یا کسی کو موقع دیا جانا تھا جس کو نہیں دیا گیا جو نیگلیکٹ ہوا ہے, کیا ایسا کوئی ہے؟ دیکھیں کل تک تو ویسے نیوز یہی تھی کہ ساجد خان کی انڈکشن ہوگی, پی سی بی نے جو ان کے انٹرویوز بھی کچھ پلیئرز کے جاری کیے تو اس میں لگ تو یہی رہا تھا جو میں بات کر رہا ہوں کہ ساجد اور سعود شکیل کا بنتا تھا. اظہر علی کو آپ کو ایز اے سینئر پرو آپ کو رکھنا چاہیے تھا اوپننگ کے اوپر, کیونکہ انہوں نے پاس کے اندر بڑی پرفارمنسز دی ہیں ایز اے اوپنر, تو 1 ڈاؤن اور اس میں کوئی زیادہ ڈفرنس ہوتا نہیں ہے کیونکہ نیو بال کھیلنی ہوتی ہے موسٹ لائکلی, تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ ان کے ساتھ جاتے, اور سعود شکیل نے بڑا زیادہ پرفارم کیا. اور وہ کامران جو لڑکا ہے جس نے ورلڈ ریکارڈ, اس نے بھی 37 سال ورلڈ ریکارڈ کہہ رہا ہوں جو ڈومیسٹک کے اندر بنایا ہے, میچ میں کیا ہوگا یہ تو ہم تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. آپ کا اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ اکانومی کی. ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, شارٹ بریک. ویلکم بیک. پبلک کھیل کے میدان میں کیا چل رہا تھا اس پر تو ہم نے بھرپور بات کر لی ہے, لیکن کارکردگی کے بعد ہی اینڈ پر ہم دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے کھیل کے میدان میں. چلتے ہیں سیاسی میدان کی طرف جہاں پر خاصی سرگرمیاں جاری ہیں. پاکستان میں سیاسی اتحاد جو ہیں وہ کبھی بنتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں, اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں رؤف صاحب. ہاں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کل 2-3 بیانات ہیں جس نے مجھے تو حیران کر دیا ہوا ہے, اس لیے میں نے سوچا مظہر عباس صاحب کو ساتھ میں لیتے ہیں, ذرا ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. مظہر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مظہر یہ بتاؤ کہ ایک تو میری سمجھ میں تو نہیں آیا, مریم نے کل کہا کہ گورنمنٹ ہماری منتیں کر رہی ہے, بیگ کر رہی ہے ہمیں کہ ہم سے بات کرو اور ہم نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بیگ کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی گیم اس وقت کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عجیب پیچیدہ قسم کے مسائل آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. کبھی وہ کہتے ہیں لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے, پتہ بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ اندر کی کوئی گیم ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ رؤف. میرا خیال ہے ابھی جو آپ کی کولیگ بات کر رہی تھیں کھیل کے میدان سے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی اچیومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آئی. اور اگر ہم اس کو زیادہ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کے سیاسی فوائد بھی شاید ہمیں آگے چل کے حاصل ہوں. جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے, میرا خیال ہے ہمارے یہاں رؤف آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے یہاں ایکسپریشنز اور زبان کا جو استعمال ہے اس میں ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جب منتیں والی بات جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز صاحبہ کی درست ہے کہ کوئی منتیں کر رہا ہے. گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ انگیج بھی کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کو,
اور اٹیک بھی کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف شہزاد اکبر صاحب یہ بات کریں کہ جی آج پارلیمنٹ کے اندر کچھ ملزمان اور مجرمان بھی آئے ہیں، اور دوسری طرف علی محمد خان ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں اپوزیشن سے گفتگو کرنا ہے. تو آپ تو یہ نان اسٹارٹر ہو گیا. جب پرائم منسٹر سے لے کے فیڈرل منسٹر تک آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں اپوزیشن سے گفتگو کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے، تو اس ماحول میں اپوزیشن آپ سے کیا بات کرے؟ پہلے تو ایک فضا بنائی جاتی ہے مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے. ایون چلیں آپ کو قانون سازی بھی کرنی ہے تو کم سے کم آپ ایک فضا تو بنائیں کہ جس میں جا کے آپ ٹیمپرری، جسے ہم سیز فائر کہتے ہیں، آپ سیز فائر کر لیں، اٹیک کو تھوڑا سا روک لیں، انگیج کریں اپوزیشن کو لیجسلیشن کے حوالے سے. اور آج بھی میں نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم آ رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اور اتحادیوں کے اجلاس کی صدارت کریں گے، تو کم سے کم اس کے اندر ایک ماحول تو بنائیں آپ. جب آپ انگیج ہی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہر لیڈر، اپوزیشن کا لیڈر اپنے لحاظ سے ایکسپریس کرتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی ٹون اپنی ہوتی ہے، بلاول بھٹو صاحب کی ٹون اپنی ہوتی ہے، اور اگر آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں تو ان کی ٹون ذرا مختلف ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اوور دا ایئرز پیپلز پارٹی مزاحمتی سیاست سے ہٹ کے مفاہمتی سیاست کی طرف گئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جو کبھی بھی جس کے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں ہوتی تھی، وہ مزاحمت دکھا رہی ہے. اب اس پہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے اس میں جو کنفیوز لگ رہی ہے وہ پوری پی ڈی ایم لگ رہی ہے. اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جب اپنا یہ الائنس بنایا تھا، اس وقت انہوں نے اپنا گول پراپرلی سیٹ نہیں کیا تھا. نہ ان کے اندر جو اختلافات تھے کہ جی کہ اس کا ہیڈ کون ہوگا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایکشن جو ہے وہ وڈرا کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک کل کی بات ہے جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی، ان کے الفاظ درست نہیں تھے، ان کے ایکسپریشن درست نہیں تھے، لیکن جو وہ بات کہہ رہی تھی اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں لگ رہی تھی. اس لیے کہ جب گورنمنٹ اٹیک ہی چور ڈاکو کہہ کے کرتی ہے اپوزیشن کو، تو اپوزیشن ان سے کیا بات کرے؟ صحیح. اچھا مظہر صاحب، اگر دیکھا جائے ماضی میں بھی دیکھا جائے تو یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، پی 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 اور مسلم لیگ نون، ایک دوسرے کے خلاف بہت سازشیں کی، ایک دوسرے کی حکومتوں کو بھی نہیں چلنے دیا. اب کیا دیکھتے ہیں یہ اتحاد چل پائے گا اور کب تک چلے گا؟ دیکھیے اس میں بیٹل آف پنجاب ہو رہی ہے. اگر آپ پوری اس وقت کی پولیٹکس دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی کا ایشو پیپلز پارٹی سے نہیں ہے بہت بڑا. پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں، لیکن ایز این الائنس اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل کیو ہو، جو اتحادی ہیں، ان کا ایز سچ سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی سے کلیش نہیں بنتا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک پرانا کانفلکٹ رہا ہے، اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کی اور خاص طور پہ شریفز کی جو گروتھ ہے وہ ہوئی اینٹی پیپلز پارٹی میں ہے. کہ ان کو بلایا اس وجہ سے گیا سیاست میں کہ وہ پیپلز پارٹی اور بھٹو کو کاؤنٹر کریں. اور بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ آج سے 40 سال پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، اور آج جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کی پوری اٹھان جو ہے وہ اینٹائی پی ایم ایل این رہی ہے. تو ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ چلنا. اور یہ ہم نے 2013 میں بھی دیکھا، وہاں مس کیلکولیٹ کیا پیپلز پارٹی نے کہ شاید پی ایم ایل این کا ووٹ تحریک انصاف کاٹے گی، لیکن دراصل اس نے پیپلز پارٹی کا ووٹ کاٹا. اور اس کی بڑی وجہ یہی مظہر صاحب آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جو کال دی گئی تھی احتجاج کے حوالے سے، تو وہاں پہ ورکر، کیونکہ میں نے خود وہاں پہ گراؤنڈ پہ کور کیا، تو وہاں پہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ورکروں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ حکومت پہ پریشر، جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت پہ بہت پریشر ہوگا، لیکن کوئی پریشر مجھے نظر نہیں آیا. کس طرح نہ تو پولیس تھی، نہ کوئی وہاں پہ بیریکیڈ تھی، نہ کوئی رکاوٹ ایک کھڑی کر دی گئی تھی، بلکہ بڑے کھلے عام ان کو ویلکم کیا گیا. راستے بھی بڑے صاف ستھرے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر کوئی پریشر اب بن گیا ہے یا بالکل وہ ریلیکس ہو گئی ہے پریشر سے؟ دیکھیں انہوں نے ملتان کے جلسے سے بہت سیکھا. ملتان میں جو مس مینجمنٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے یعنی بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا، اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوا، جو 4-5 دن ایک ہائپ کریٹ کی.
تو بیٹر سینس پریویل. دیکھیے ہم اگر دیکھیں, ہم ویسے تو ہم بہت زیادہ کیونکہ جذباتی اور ریس اگینسٹ ٹائم والی اس وقت جرنلزم ہے ہمارے یہاں, لیکن ہم دیکھیں تو اوور دا ایئرس ڈیموکریسی میچیورڈ ہوئی ہے. بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے. مجھے پتہ ہے, رؤوف صاحب کو پتہ ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ شاہی قلعے میں ٹارچر سیلز بنے ہوتے تھے. شاہی قلعے میں پولیٹیکل پرزنرز کو رکھا جاتا تھا, سالوں رکھا جاتا تھا, الٹا لٹکایا جاتا تھا. یہاں تک یاد ہے مجھے کہ ڈرم میں ایک پولیٹیکل ورکر کو ڈرم, کیونکہ اس کا قد بہت چھوٹا تھا, اس کو ڈرم میں ڈال کے رول کیا کرتے تھے. وہ چیزیں ہم نے اب دیکھی ہیں کہ ان چیزوں میں بہت کمی آئی ہے. اس لحاظ سے ہماری پالیٹکس آگے بڑھتی ہوئی ضرور نظر آئی ہے, لیکن اس میں پرابلمز بہت ہیں. سب سے بڑی پرابلم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز کا نہ ہونا ہے. یہ جو میچورٹی جس کی آپ ابھی نشاندہی کر رہے تھے کہ ہم نے لاہور میں بھی دیکھا کہ لاہور میں ان کی ہینڈلنگ ملتان کے مقابلے میں بہت بہتر تھی, اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہینڈلنگ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر جب مظاہرہ کیا گیا اس میں دیکھی. بالکل اسی طریقے سے جب 2014 میں جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے اور لے کر وہ آ رہے تھے, تو وہاں ایک چودھری نثار علی خان اور نواز شریف کے درمیان یہ بحث ہوئی تھی کہ ان کو ریڈ زون میں آنے دیا جائے یا نہیں دیا جائے. اور اکارڈنگ ٹو چودھری نثار, جو انہوں نے مجھے خود بات بتائی تھی کہ وہ اس کے مخالف تھے کہ وہ ان کو ریڈ زون میں آنے دیا جائے, لیکن نواز شریف نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ ریڈ زون میں آ کے دھرنا دے دیں. اور ڈی چوک پھر ہم نے دیکھا 124 دن رہا, اور ان 124 دن میں ماں سوائے ایک دن کے واقعے کے جو ہم نے غالباً 30 اکتوبر کو دیکھا تھا جس میں اٹیک ہوا تھا پارلیمنٹ میں پی ٹی وی پر, اس کے علاوہ پورے اگر آپ دیکھیں تو 124 دن یا 123 دن اگر ہم دیکھیں تو اس میں جلسے ہوتے تھے, تقاریر ہوتی تھیں, سخت تقاریر ہوتی تھیں, ڈائریکٹ اٹیک ہوتے تھے, لیکن ہم نے کانفلکٹ نہیں دیکھا. اور بالکل اس کی دوسری طرف پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن تھی اس نے اسٹینڈ لیا کہ وی اسٹینڈ ود دا پارلیمنٹ. ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ پر اٹیک نہیں ہونے دیں گے. آپ بجا فرما رہے ہیں مظہر صاحب, تو یہ میچورٹی کی سائنز ہیں. پرابلمز بہت ہیں, بے انتہا ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز نہیں ہیں, یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری یہاں. مظہر صاحب آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی کہ چند روز پہلے ایک ٹویٹ آپ کی جانب سے بھی کیا گیا تھا, اور ذرائع سے بھی یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ اندر کھاتے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ان کا خیال یہ کہ پی ٹی آئی سے ہمارا کانفلکٹ کیا بنتا ہے. دیکھیے ایک آپ کیسز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کیسز بالکل تقریباً ڈورمنٹ تھے ان کیسز میں ایک نئی زندگی ڈال دی. اس کی انٹینشنز کچھ اور ہیں, لیکن بہرحال اس کے علاوہ مجھے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی بڑا کانفلکٹ نظر نہیں آتا. یعنی آپ پی ٹی آئی کا کوئی کلیش پیپلز پارٹی سے ایز سچ نہیں نظر آتا, کیونکہ سندھ میں پی ٹی آئی بہت محدود ہے, ماں سوائے کراچی کے جہاں ان کی میجورٹی ہے, 16 سیٹیں جیتی ہیں. باقی ماندہ سندھ میں تو پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو اس لیے پی ٹی آئی سے کلیش نہیں بنتا. اب پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے کیا کلیش بنتا ہے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی پنجاب کی بڑی جماعت ہے, پی ایم ایل این بڑی جماعت ہے, وہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان روڈ دوبارہ کرنا بھی چاہے تو اسے بڑا ٹائم لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے ساتھ 2008 سے 2013 تک ایک فرینڈلی اپوزیشن کا ماحول رکھا, حالانکہ اس زمانے میں کانفلکٹ رہے بہت زیادہ, اسی طریقے سے غالباً پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کریں اور اس سسٹم کو چلنے دیں, کیونکہ لانگ مارچ اور دھرنے کے نتیجے میں اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو زیادہ پہنچ سکتا ہے. اچھا مظہر یہ بتاؤ یہ جو سوچ پائی جا رہی ہے. جی مظہر یہ بتاؤ, یہ جو مراد علی شاہ کے بارے میں کیس چل رہا ہے اور ایک پاسبلٹی ہے, آج ہی جیسے ڈان نے خبر دی ہوئی ہے کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ مراد علی شاہ کو گرفتار کر لیا جائے, تو یہ پریشر پڑے گا پیپلز پارٹی کے اوپر اس کا کمپرومائز اور زیادہ کرنے کے لیے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں رؤوف, کے جھگڑا بڑھ سکتا ہے, پیپلز پارٹی زیادہ فورسفلی جا سکتی ہے, لیکن دوسری چیز یہ کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں سندھ گورنمنٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گی, اور اس کی ایک بڑی بیسک وجہ ہے. بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی ڈیزالو کی یا سندھ گورنمنٹ
से रिज़ाइन किया, ज़ाहिर है असेंबली डिज़ोल्व होगी तो गवर्नमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। उसके नतीजे में उन्हें खदशा ये है कि यहाँ एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी और वो केयर टेकर गवर्नमेंट पीटीआई फ्रेंडली होगी, पीटीआई नॉमिनेटेड होगी, तो वो ज़्यादा एग्रेसिवली पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए मुराद अली शाह की गिरफ्तारी के बावजूद भी उन्होंने यही कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ही रहेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जेल अगर फर्ज करें वो गिरफ्तार होते हैं तो कस्टडी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया करेंगे, कस्टडी से, या ये कोई एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का रोल डिफेक्टो अंदाज में अदा कर सकता है, जो भी नासिर शाह हो या कोई भी हो, लेकिन इससे पीटीआई और पीपल्स पार्टी में एक क्लैश डेवलप होगा और हो सकता है किसी स्टेज पर पीपल्स पार्टी का नैरेटिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बजाय वही हो जाए जो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ। सही, बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग पब्लिक को। रऊफ साहब, वही बात कि पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में क्लैश नहीं है, जिस पर मजहर साहब ने खुद चंद एक रोज़ पहले ट्वीट भी किया था। बज़ाते खुद इनमें कोई मसाइल नहीं है, हाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त गुजारा जाए, यानी उनका सियासी टेन्योर पूरा करने दिया जाए और इस तरह के मामलात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लगता है ऐसे ही है कि जैसे बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में से हम गुजर रहे हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। और आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, वो तो कहते हैं ना 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूँ आने वाले 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें फैसला हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ये वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रऊफ साहब, इसमें ब्रेक लेनी है। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक, और अब हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में और कुछ मसाइल भी डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें शुगर होगा, ऑयल होगा, गैस होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। काउंटिंग जारी रखूं रऊफ साहब? और साथ में सी पैक जो खास मौजू है डॉक्टर साहब का, मैं डॉक्टर साहब का तारुफ ये करवाया जाए कि जैंग क्या यूनिवर्सिटी है, एक तो चाइनीज ज़बान बोलना भी बड़ा मुश्किल है, जियांगसू है, जियांगसू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं, ये मेरे पास मौजूद हैं इनकी किताबें। सजाद नसीर साहब के साथ भी एक कॉरिडोर्स के नाम से किताब मौजूद है, जो गेटवे टू पाकिस्तान, न्यू स्ट्रेटेजिक फिट, मतलब उस हवाले से भी बताइएगा। आप सबसे पहले यही फरमा लीजिए कि ऐसा तो नहीं महसूस होता कहीं कि सी पैक का मंसूबा जो है वो कोई थोड़ा सा स्लो हो गया या उसी तेज़ी से चल रहा है, और कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब पाकिस्तानियों को बार बार ये बताने की ज़रूरत पेश आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अच्छा, इंटरनेशनल सतह के ऊपर अगर देखें तो हर लिहाज से जियो स्ट्रेटेजिक और अंदरूनी यानी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हालात के मुताबिक सी पैक बहुत नागुज़ीर है। वो क्यों नागुज़ीर है? क्योंकि आप अपनी सरहदी हदूद देखें तो आपका गिलगित बल्तिस्तान को कवर करने वाला सारा का सारा सी पैक, और उसके पीछे आपकी जो सरहद शुरू होती है वो कौन सी है? चाइना की सरहद शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सिल्क रूट है, ये आज से नहीं है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी ईता ईलू के तहत ये चाइनीज़ ने शुरू किया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि रीसेंट टाइम के अंदर आपके पास स्टैट आ गया कि चाइना जो है वो यूएस के नेट जो आपका फाइनेंशियल है उससे ऊपर चलना शुरू हो गया, यानी आप सेकंड बेस्ट इकॉनमी से फर्स्ट बेस्ट इकॉनमी चाइना पहुंच गया। और चाइना, अमेरिका का आपको डाउनफॉल नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली भी, क्रेडिबिलिटी के हिसाब से भी, मॉरली भी, और बाकी मामलात में भी आप डिक्लाइन देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में भी वो वीक होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये माजी से मुताल्लिक है या अभी बाइडन के आने के बाद कुछ बेहतरी हो सकती है? बाइडन साहब का तो आप देखें तारीख बड़ी अजीब सी है, यानी आप ये देखें कि ये ओबामा, रिटर्न ऑफ ओबामा डॉक्ट्राइन कहता हूँ मैं उसे। अच्छा। अब और जितनी किलिंग्स जितनी आपने डेमोक्रेट्स में देखी होंगी, जितनी आपने ISIS का जो अब आना और उससे पहले अलकायदा से लेकर ये सारे मामलात रऊफ साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारा का सारा दौर और थाउजेंड्स ऑफ द किलिंग्स इनके दौर की थी। और अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी ग्लिच जो है वो इस सूरत में यही है, बल्कि बाइडन साहब ने कहा था एक जगह के ऊपर कि पाकिस्तान 50% ज़्यादा अहमियत का हामिल है अफ़गानिस्तान से, लेकिन इसकी सूरत के अंदर अफ़गान पीस प्रोसेस को लेकर तो नहीं आया गया। हमारे पास अफ़गानिस्तान कभी अमन की सूरत नहीं बना, और अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव दोबारा से लिया है कि अफ़गान पीस प्रोसेस किया जाए। उसमें गीटा को लेकर आए हैं, उसके अंदर एप्टेमा को लेकर आए हैं, उसके अंदर चाहते हैं कि उसके अंदर ट्रेड्स बेहतर हों। क्योंकि देखें जी, पहला एक नज़रिया होता था
کہ پہلے سیاست کی بنیاد کے اوپر عالمی امور چلتے تھے، اب معیشت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور پاکستان بھی جب تک معیشت کے اوپر غور نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج ہی کی صورتحال دیکھیں آپ، جو کرونا کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑے برے اثرات پڑے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن سے قرضے لیے ہوئے کہ قرضے مؤخر کر دو اور کرونا کے معاملے میں ہمیں ہیلپ کرو۔ اچھا، آپ نے بھی صورتحال دیکھی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی میں جو ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے جیسے کہ پاکستان کی ڈیپینڈنس اکانومی وائز چائنا کے اوپر پچھلے چند مہینوں میں زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب سعودی عرب نے اپنے $2 بلین 3 بلین واپس مانگ لیے، یو اے ای کی طرف سے پاکستان کو کوئی بہت اچھی خبر نہیں مل رہی تھی، تو پاکستان کو چائنا سے لون لینا پڑا پھر اور زیادہ، تو یہ ڈیپینڈنس اور زیادہ بڑھے گی۔ اس کے نتیجے میں جو مغربی قوتیں ہیں یا مغربی اکانومسٹ ہیں وہ پاکستان کو ڈراتے ہیں کہ پاکستان بالکل معاشی غلام بن کے رہ جائے گا چائنا کا۔ صاحب آپ نے ایک دم سے بڑی ڈراؤنی خبریں سنا دی ہیں، میں اس میں ایک خوشی کی خبر ایڈ یہ کر دوں کہ عالمی بینک کے سرحد پار تجارت انڈیکس نے پاکستان کی رینکنگ بہتر کر دی ہے، جو ماضی میں 136 تھی اب اس کو 108 پہ کر دیا، یعنی کہ کہہ دیا ہے کہ اٹ از بیٹر، یو کین اسٹارٹ ٹریڈ۔ اچھا، میں خوشخبریوں کے ساتھ شروع کر دیتا ہوں، لیکن رؤوف صاحب کی بات کو بھی آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں بہتر ہوئی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلی دفعہ بہتر ہوا ہے، ہمارا جو تجارتی ہدف تھا اور پورے اہداف تھے وہ بہتری کی طرف سے چلے گئے۔ 4-5 چیزیں جو میں الگ کروں گا اور اس میں ٹیکسٹائل کو الگ کروں گا۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں معاملہ کیا بن رہا ہے۔ اچھا دیکھیں گے جی 42 ملین کی ہم نے اس دفعہ کاٹن امپورٹ کی۔ اچھا، اور آپ نے اندازہ کیا کہ آپ کا ٹیکسٹائل بوم آیا، اور یہ 17 سال کے بعد بوم تھا، اور 7 سال کے بعد ایسا ٹیکسٹائل آپ کا واپس آ گیا، یہ بنگلہ چلی گئی تھی ساری ٹیکسٹائل۔ اچھا، اب ہمارے ٹوٹل 12 پروڈکٹس کے اندر ان میں سے تقریباً 10 کے قریب جو آپ کا جو ایسے ٹاپ پروڈکٹ ہیں جو کہ پورے امریکہ میں بھی جا رہے ہیں، چائنا میں بھی جا رہے ہیں، اور امریکہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اچھا، اس حساب سے ہمیں پتہ چلا کہ جب ہمارے پاس را مٹیریل ہوگا اور جتنا ہمارے پاس چیزیں ہوں گی اتنی ہم پروڈیوسنگ کریں گے، اور جتنا پروڈیوسنگ کنٹری بنیں گے ہماری معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، تو اس حساب سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا، اور جو کہ 44 کروڑ 70 لاکھ بنتا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا اتنے زمانے کے بعد۔ اچھا، یہ ایک ہدف ہے، یہ بہتر ہدف ہے۔ اس سے میں ایک بات بتاؤں کہ گورنمنٹ اس ٹائم پر بڑی عجیب و غریب سچویشن میں، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال میں 90 دن کا وعدہ ہوا، پھر 300 دن کا وعدہ ہوا، پھر اتنوں کا وعدہ ہوا۔ یہ 2 سال میں بڑی دور کی بات ہے۔ میں اس میں ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے، 7 بھری بھینسوں اور 7 سوکھی بھینسوں والا، اس میں بھی ٹوٹل 14 سال لگ گئے تھے اسٹریٹجی بنانے میں۔ ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس زمانے بھی لوگ کارٹلائزیشن کرتے تھے۔ اچھا، اب 3 جگہیں جو آپ نے بتائیں اور جو رؤوف صاحب نے بتائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ بجلی کے اندر بھی آئی پی پیز کے نام کے اوپر 90 کمپنیز ہیں، اور 2300 ارب روپے کا ہمیں گردشی قرضے کا سامنا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس میں سے 60% جو ہے وہ صرف پچھلا گردشی قرضہ دینا، تو ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ اس حکومت کے اوپر آپ کتنا پوائنٹ آؤٹ کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا، نئی آنے والی حکومت ہے، ان کو تو ابھی کرپشن کرنا بھی سیکھنی ہے، ابھی تو کرپشن کرنا سیکھنی ہے، لیکن کارٹل لیکن جو پولیٹیکل خاندان تھے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ گنا اور شوگر کی، میں عوامی طور پر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 90 خاندان تھے، 90 خاندان، ان میں سے 52 پچھلی گزشتہ حکومت کے تھے، 52 53۔ اچھا، یہ کارٹل کیا کرتے تھے، اور کیا کیا کہ جہاں پہ کاٹن کاشت ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت تھی اور ہماری گارمنٹ بن رہی تھی، ہمارا پولیسٹر بن رہا تھا، پاکستان میں سلک نہیں آ رہی، اسمگلڈ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ٹریڈ روٹ کاٹنے پڑیں گے، لیکن تو وہاں پہ گنا لگانے والے کون تھے؟ شوگر بھی ہم سرپلس تھے، اور سرپلس ہونے کے باوجود شارٹیج ہوئی، اس کا مطلب ہے اس کی پرائس کو کارٹلز نے درمیان میں خراب کر دیا۔ کارٹل کو میں ابھی سمجھاتا ہوں کہ وہ کارٹلائزیشن ہوتی کیا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن، اس کو ایسمیٹرک انفارمیشن کہتے ہیں۔ ایسمیٹرک انفارمیشن یعنی کارٹلز کی طرف سے دی جاتی ہے، اس میں 3 اونرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، ایجنٹس بھی ہوتی ہے، اور یہ میڈیا بھی ہوتا ہے۔ بائی دا وے، میں ریکویسٹ اس پہ بھی کروں گا کہ یہ جو میڈیا بھی جو ہے
वो जैसे रऊफ साहब जिस तरीके से हमेशा से एक राइट डायमेंशन के ऊपर काम करते रहे और सही इन्फॉर्मेशन देते रहे, मीडिया बहुत डिपेंडेंसी करती है, जैसे आपने देखा कि गलत इन्फॉर्मेशन से स्टॉक हिल जाती है, इस तरह कार्टल्स को भी जो है वो मीडिया बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। उसमें एक चैनल का नाम मैं नहीं लेता, इस टाइम पर सबसे बड़ी ट्रेड को खराब करने वाला और पॉलिटिकल डिसीजंस को खराब करने वाला, गलत इन्फॉर्मेशन देना वाला, आवाम को बहकाने वाला एक मीडिया ग्रुप बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। अच्छा, इसमें लेकिन यहाँ पर हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि इन चीजों को बेहतरी की जानिब कैसे मैं उसी बेहतरी के ऊपर बात कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर आप ये देखें कि जब दोबारा से ये आप जिस जगह के ऊपर गन्ना लगाया गया वहां कॉटन लग रही थी, और उसकी मैं अगर सिर्फ आपको सामने रख दूं कि 1.2 मिलियन हेक्टर जो था वो आपका इस पे था, और 1.3 मिलियन हेक्टर जो है वो उस पे गन्ना लगा दिया गया। तो अब मुझे बताएंगे कॉटन तो हमारे पास खत्म कर दी गई, अब हमारे पास जब कॉटन नहीं होगी तो टेक्सटाइल कैसे चलेगा? आप यहाँ आए, आपने बहुत ही मुफीद बातें हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पब्लिक विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। खेल के मैदान से खबर ये है कि 13 ओवर हो चुके हैं, 57 रन है और एक खिलाड़ी वापस लौट चुका है, जो शाहीन आफरीदी ने विकेट लिया। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कार्टल्स के बारे में आपने बताया कि मतलब वो खानदान जो है उन्होंने किया है, और फिर ये भी हमारी बता दी कि हमारी प्रायोरिटी में ये हुआ कि हमने शुगर की कीमत ज़्यादा होने की वजह से कॉटन कम करके हमने शुगर ज़्यादा उगानी शुरू कर दी। अच्छा, यही वजह है कि जो चीनी बहुत महंगी हो गई पाकिस्तान में, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मतलब एक मसला चला कि कभी भिजवा दें कभी ले आएं, आम आदमी जो है उसकी पहुंच से बाहर हो गई। ये गंदम के मामले में क्या हुआ? गंदम के मामले में भी एग्जैक्टली इसी तरह हुआ, सीमेंट के मामले में इस तरह हुआ। तो ये चंद माफियाज हैं जो इस टाइम पर बड़ी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट इसके साथ मतलब हार्ड हिटिंग करते हुए इसको हटा क्यों नहीं देती? देखें, ये ऐसे वो ख़ानदान हैं जो कि मजबूत हो चुके हैं, और ये कार्टल्स जो हैं ये इसको ख़त्म करने के लिए बहुत काम करने पड़ेगा। जिस तरीके से आपने चाइना में देखा होगा कि उन्होंने जब गवर्नमेंट स्टेट सिस्टम ऑर्डिनेंस लागू किया तो ये सब कार्टल्स हटा दिए। आप ये समझ लें कि अवामी तौर पे शऊर आना पड़ेगा कि किसान को रेट नहीं मिलेगा, ये लेमन मार्केट है। और दूसरा जो है एसिमेट्रिक मार्केट है, यानी इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है। अच्छा। यानी मार्केट से गलत इन्फॉर्मेशन भी गलत दी जा रही है और किसान को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा। यानी सप्लाई और डिमांड दोनों तरीके से तरसील गलत तरीके से जब आएगी तो अब किसी भी सूरत में प्रोडक्ट को पता ही नहीं है कि सही कब है और डिमांड कितनी। कल आप यकीन कीजिए, कल मैं तो बहुत अरसे बाद बाजार गया हूँ, मैं तो परेशान हो गया देख के। आटा मैंने खरीदा 880 रुपए का 10 किलो, 88 रुपीज पर केजी। अच्छा, तो मतलब आम आदमी जो है वो बेचारा वो तो परेशान हो गया होगा। मतलब ऐसे में अच्छा, अब इसमें अब फर्क देख लें कि तकरीबन मार्केट प्राइस में जो है वो किसान को जो दी जा रही है वो 48 है, 48 है, यानी 40 रुपए दरमियान में। हाँ, और उसके अंदर 78 उसके ऊपर आ गया, यानी मार्केट तक आने तक उसके अंदर 75 रुपए का फर्क आ गया। अच्छा, इसी तरीके से सीमेंट जो है वो मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो कि बुरी बात हो जाएगी। पब्लिक आपको मेरे ख्याल में मीडिया ने कहा है, ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको 10 ऐसे सीमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस बता देता हूँ जो एक 700% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट की बात नहीं, 700%, एक 6% 500%, 444%, 378%, 277%, इस तरीके से जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये आप जो है वो कौन सी कंपेटिटिव प्राइस नहीं है। अच्छा, आपने सीसीपी बना दिया, कंपेटिटिव प्राइस ऑर्डिनेंस जो है उसको मजबूत होना होगा और उसको मजबूती से काम करने देना होगा। हमारा ब्यूरोक्रेसी भी इसके साथ शामिल तो है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अब जो गवर्नमेंट है उसको कौन से डिसीजंस लेने और किस तरीके से डिसीजन लेना है। अभी आपने कहा, देखिए पहला मॉडल हमें यूज़ करना पड़ेगा। इवन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कार्टलाइजेशन को अमेरिका भी डिस्करेज करता। आई बिन देयर, और काफ़ी मैंने अरसा वहाँ गुजारा। वहाँ के स्ट्रक्चर्स में भी ये है कि जो IPPs, ये जो मैंने आपको माफियाज बताए हैं, इसको डिस्करेज करना पड़ता। लेकिन चाइना ने जब ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा ली, ये होता है कि डेवलप जब आप हो चुके होते हैं, अब ये डेवलप जब हो गए तो तब उन्होंने उनको कहा कि लीनियंसी ऑफ द कार्टलाइजेशन, यानी अब वहां पे थोड़ी थोड़ी कार्टल्स देंगे। कार्टल्स को लोग आमतौर पे गलत समझते हैं मोनोपोली है, यानी एक आदमी एक मार्केट को ऑपरेट कर रहा है। मोनोपोली जो है, ये कार्टलाइजेशन का मतलब है तिजारती इत्तेहाद। यहाँ तिजारती इत्तेहाद जहाँ हो जाता है वहाँ पे चंद बड़े ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिलकर प्राइस तय कर लेते हैं, और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने प्राइस बतानी होती है वो मैनेज नहीं कर पाती। अच्छा, आम आदमी के लिए, आम आदमी की तरह
चंद मिनट में हाँ, मतलब ये अगर दुरुस्त देखा बात जाए आम आदमी की तरह बात कीजिए, आप जैसा माहिर मईशत हमारे पास बैठा हुआ है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी आप एक तरह से मतलब मुझे उसमें लग रहा है है। रऊफ साहब ये तो नहीं पूछने वाले कि आप भी घर की ग्रोसरी लेने जाते हैं? तो मतलब ये बताइए हसनैन, आप जाते हैं? जी मैं मुझे आइडिया है इसका। अच्छा, तो आम आदमी के लिए आसानी के लिए क्या किया जाए? मतलब ये है कि ये कीमत जो बढ़ती चली जा रही है, चाहे आप सीमेंट अच्छा। की बात करें, आदमी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, नहीं कर बहुत पाएगा। नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो चली जाएगी, गंदम की हमने बात कर ली, चीनी की बात कर ली, बाकी चीज़ें, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, प्रोडक्ट्स महंगी होगी। आम आदमी की आसानी के लिए कोई तरीकाकार हो सकता आम है? आदमी मुझे बताइए जमहूरियत क्यों है फिर? जमहूरियत ये चंद खानदानों के लिए? आप फिर चंद खानदानों की, ये अवाम किधर बैठी है? फिर ये तो अवाम से सवाल है, मुझे तो कोई इतराज ही नहीं है हुकूमतों से। जो ताकतवर है, जो ताकत को झपट के ले सकता है वो ले रहा है। पब्लिक तो ये शिकायत कैपिटलाइजेशन करती है ना जी। मैं सोशलिज्म का कायल नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ द पेमेंट किधर जा रही है। आप ये देखें कि अवाम जो डेमोक्रेसी आप कहते हैं, टू द पीपल बाय द पीपल, कहाँ है? अब अगर जमहूरियत है तो अवाम जाए और उसे कहे कि ये कंपैटिटिव प्राइस को लेकर आए। हमारे एक प्रोफेसर साहब से वो कहा करते थे, वो ये है कि बेसिकली फॉर द पीपल, आवाम से दूर, बाय द पीपल, बाय द लोगों अच्छा, को इसको खरीदो। सादा जुबान में मैं अगर ये आपकी बात तो अच्छी है, अवाम को बताएं कि ये आपने बताना है कि मार्केट की प्राइस दें। देखें शब्बर जैदी साहब का मैं आपको रीजन बताता हूं कि उन्होंने वो चले गए, उन्होंने कहा टैक्स नेट में भी नहीं डाल सका। जो 4 करोड़ बिजनेसेस में सिर्फ तकरीबन चंद 100 लोग रजिस्टर्ड हैं। अच्छा लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे, एनटीएन नंबर ही नहीं ले रहे। जब वो लेंगे, गोश्त के ऊपर आपका टैक्स नहीं है, पोल्ट्री पे आपका टैक्स नहीं है, आपका बीफ के ऊपर टैक्स नहीं है, आपकी दालों पे टैक्स नहीं है, आपकी लाइसेंसिंग नहीं है, चाइना में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अमेरिका को नहीं दे सकते, पूरी दुनिया में 70 आपकी अजनास है जहां पर आप भेज सकते हैं, आप भेजिए। I would like to cut you here। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि लोग रजिस्टर नहीं कर रहे। घर में बैठ के रऊफ साहब टेलीविजन के आगे ये खवातीन इस वक्त बात कर रही होंगी कि एक्सपर्ट्स तो बैठे हुए हैं लेकिन मामलात वही हैं, ऑयल उनकी रेंज से बाहर है, शुगर उनकी रेंज से बाहर है, बिल आ जाए तो वो उनको खौफजदा करते हैं। लेकिन पहले ये लोग रजिस्टर भी तो करवाएं। अगर खुद को रजिस्टर करेंगे तभी तो इनको फायदा मिलेगा। और ये भी सोचें कि जब ये वोट देने जाते हैं, 1% वोट, 1 वोट का इख्तियार तो इनके पास है, तो ये डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी है जिस वक्त आप फिर रोए मत। अगर रोना है तो इससे पहले जाकर के अपनी कंपेटिटिव प्राइस की जो जगह है वहाँ पे उनको बैलेंस होने दें। ये जो कार्टल्स हैं उनको ख़त्म करें, कार्टलाइजेशन के ऊपर आवाज़ उठाएं। ये अवाम ने उठानी है, ये अवामी, ये जो MNA MPs हैं, ये तो सिस्टम का, पार्लिमानी निज़ाम का जो आपको, मुझे तो ये समझ में नहीं आया आज तक, ये कौन सा निज़ाम है जिसके अंदर उनको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। 2 साल देखें, अभी अमेरिका के अंदर आई, कम से कम पॉलिसी देख लीजिए, 2 महीने कम से कम उनको पास सारी की सारी ओरिएंटेशन आ गई, उनको पता है कि हमने आगे क्या करना है। यहाँ डायरेक्शन नहीं, लाए अमल नहीं। यहाँ पे 4 साल बाद तो पता चलता है कि किस वजारत का कौन सा आदमी है। और दूसरा एक और बात देखिए कि वजारत आप जिसको दे रहे हैं, बिजली की वजारत के पास बिजली का कोई डिग्री नहीं है, खुराक की तजारत के पास, खुराक के वजीर के पास खुराक की कोई डिग्री नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आप तजारती इक्तसादी मामलात के लिए आप लेकर आते हैं, कोई डिग्री नहीं है। तो ये MNAs जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जब आप मिनिस्ट्रीज देते हैं तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज को कंसर्न एजुकेशन भी तो दे दें। डॉक्टर साहब आप इतनी दिलचस्प बातें कर रहे हैं मुईशत से मुतल्लिक, आपको अपने लिए वक्त मिलता है? कभी मूवीज देखते हैं? ये अच्छा सवाल है। मैंने आप मुईशत के मामलात पब्लिक की समझ से बाहर हो जाते हैं ना डॉक्टर साहब, तो फिर वो मूवीज देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, या कहीं पिकनिक के लिए चले जाते हैं। आप तो समझते हैं लेकिन पब्लिक ने ये उसका हल निकाला हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि एक तरफ जो प्राइस है और जो ये जमहूरियत है, एक गॉडजिला बना दें और एक को किंग कॉन्ग बना दें, so they can fight together। कम से कम इस हवाले से आपको फिल्म तो पहुंच गई। फिल्म जो है ना, थोड़ी सी मैं उसके वजाहत कर दूं। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका कनेक्शन है गॉडजिला, किंग कॉन्ग के साथ, और वो बुलाती है उसको। गॉडजिला ज़ाहिर इवल पावर्स हैं, जैसे कह दिया, कार्टल तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन वो इवल पावर्स हैं। वो इवल पावर्स जो हैं वो गॉडजिला की शक्ल में है। बहरहाल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है मार्च में, और बड़ी पब्लिक को शिद्दत से इंतजार है। इसका जो ट्रेलर है वही मिलियंस में टच कर चुका है। फिल्म आएगी तो आप देखो मतलब क्या मतलब वो नतीजा निकालेगी। डॉक्टर साहब ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि ये किंग कॉन्ग, गॉडजिला, किंग कॉन्ग वो कुव्वतें हैं जो नेकी चाहती हैं, अच्छाई चाहती हैं, भलाई चाहती हैं। आपने इससे पहले वाली इसकी मूवीज देखी, किंग कॉन्ग या गॉडजिला कोई मूवीज देखी? I'm sorry, मैं इससे मुईशत से फुर्सत मिली होती तभी तो ज़रा कम है, इसमें मेरी ज़रा कम है, क्योंकि चंद किताबें हैं जिस तरीके से मैं देख रहा था कि पाकिस्तान को मंशूर की ज़रूरत है। अवाम खुश रहे
لیکن ہم کنزیومر سوسائٹی بن گئے. بائی دا وے میں عوام کے ساتھ معذرت کے ساتھ, آپ کنزمپشن زیادہ کر رہے ہیں اور آپ کی آمدن کم ہے, اور آپ کوشش کریں کہ جتنی آمدن ہو اتنا ہی آپ کی کھپت ہو. الحمدللہ. رؤف صاحب پاپولیشن پر بڑی بات کرتے ہیں, کنزمپشن زیادہ ہے, جیسے جیسے اچھا پاپولیشن کنزیومر بڑھتی جا سوسائٹی رہی ہے. بن گئے ہیں, آپ کے پاس اتنے موبائلز ہیں, آپ کی اتنی خود کی پرائس نہیں ہے, بچے کما نہیں رہے لیکن 2-2 لاکھ روپے کے فون ہیں. اچھا ٹوٹل کنزیومر سوسائٹی. ابھی چائنا کی ترقی کا راز صرف یہ تھا کہ وہ مینوفیکچرنگ سوسائٹی بنی اور وہ اتنا زیادہ کاسٹ ایفیشینٹ ہو گئی کہ آپ سیکنڈ بیسٹ اکانومی ہے. تو میں اپنے عوام کو, ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ جو ڈیموکریسی کے قائل ہیں, اور ایک تو یہ سوچنے کے لیے کوشش کریں کہ اس ڈیموکریسی کو سمجھیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ انہی لوگوں کے لیے جو کہ سینٹ کی ٹکٹ سے لے کر کے یہ سب ٹکٹس جہاں پر بکتی ہیں. اور آپ کے لیے کیا, آپ کے لیے کنگ کانگ ہے, آپ کے لیے یہ گاڈزیلا ہے, آپ انجوائے کریں. یہ ڈرائیں گے نہیں, میں یہ بالکل کہوں گا کہ آپ اچھی اچھی غزلیں سنیں اور آرام سے سو جائیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھنا ہوگا تو میری طریقے سے ہلکی سی پریشانی لینی پڑے گی, ماتھے پہ 4 بل بھی چاہیے ہوں گے, لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا. کے ساتھ ہی آئیں گے دیکھیں جی, یہ اس سے عمر کا تعلق کم اور سوچ کا اور فکر کا زیادہ ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو 65% یوتھ ہے وہ اسمال انٹرپرائز کی طرف سوچے. ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, بچے سب کے سب ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. 40 سال کی عمریں ہو گئی ہیں اور کچھ نہیں کما رہے, اور وہ 30 سال تک آرام سے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. سو یہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جس میں وہ پڑھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو کم از کم 20-21 سال کے بعد سے یہ شعور آ جانا چاہیے. 18 سے آپ کو کمانا شروع کر دینا چاہیے, اور 21 میں آپ کو تھوڑی تھوڑی ارننگ شروع کر دینی چاہیے. جیسے ویسٹ میں کانسیپٹ ہے, وہ کہتے ہیں جی بائی اے فرسٹ بائیسیکل. اچھا, سو کم از کم پہلی بائیسیکل آپ خود خریدیں, پھر بائی اے فرسٹ کار کے اوپر آئیں اور کچھ تربیت کریں. آپ ڈیموکریسی تو ویسٹ سے لے لی, اب تو پوری دنیا میں لیس مائنس, بلکہ کلیش آف سیولائزیشن کی بات کروں کہ اس میں اب ایک کانسیپٹ آ گیا کہ لیس ویسٹرن گو ماڈرن. لیس ویسٹرن گو ماڈرن, اپنے آپ کو, اپنی نظریات کو, اپنی فکر کو, اور آئیڈینٹی کرائسس سے نکلیے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ترک ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم امریکن ہیں, اٹالین ہیں, ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں, ہم کھانا اٹالین پیزا چاہتے ہیں, مرنا ہم مدینہ میں چاہتے ہیں. سو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری آئیڈینٹی ہے کیا. واصف صاحب بزرگ سے ایک وہ بڑی مطلب ایک خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ ہم دنیا فرعون کی اور عاقبت موسیٰ کی چاہتے ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں مل جائے یہاں پہ. صحیح. تو ہماری معیشت کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عوامی شعور بھی بیدار کرنا ہوگا کہ ہماری جو اس ٹائم کی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ فیصلے کر رہی ہے جو پاپولر ڈیسیژنز نہیں ہیں. عوام اس سے خوش نہیں ہوگی کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں. یعنی بالکل, اگر عوام پچھلا دور, اگر 4 سال کا میں دور بتاؤں, یعنی 2017 سے لے کر ایک دور میں بار بار ذکر کرتا ہوں, یعنی نام لینے میں بھی حرج نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آپ کو ایک عجیب معاشی گرداب میں پھنسا دیا, اور 32 ارب روپے جو ہے نا اٹھا کر کے ہر سال کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے اٹھا کر ادھر ڈال دیے جاتے, وہ بلاک کر دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا, ڈالر کی پرائس جو ہے وہ 104, 1, 2, 3 کے اوپر فکس ہو جاتی تھی. لیکن یہ سب کا سب جو ہے وہ میلو ڈراما تھا, اکنامک میلو ڈراما میں اس کو بولتا ہوں, یعنی یہ فکٹیشیسلی اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اب اس سے نکلنا ہوگا. اب جب آپ الگ سے نکل آئیں گے, جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس آمد کم ہے, اور اگر آپ کو کمیٹیز پہ ڈال دیا جائے اور آپ ادھر ادھر سے پیسہ آپ کو آنا شروع ہو جائے, آپ کا مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اچھا چل جائے گا. لیکن اس سے بات جی خوش آئند پہ آ جائیے جی. کہ آپ نے کہا کہ ہم اب کنزیومر بن چکے ہیں. ابھی ہم اچھا میں خوش آئند کے اندر یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا کی وبا آئی اس میں امریکہ کے بزنسز, برطانیہ کے بزنسز میں اثر آیا. پاکستان میں ہر جگہ پہ بہتری دیکھی گئی, شرح نمو بہتر ہوئی ہے, ٹیکسٹائل میں شرح نمو بہتر ہوئی ہے, باقی ایریاز میں بہتر ہوئی ہے, اور اس سے ریلیونٹ پروڈکٹس میں بہتر ہوئی ہے, اسمال انٹرپرائز کی طرف جا رہی ہے, اور 6 چیزوں کے اندر ریلیف پیکیجز اور اس کا کریڈٹ الٹیمیٹلی ہم حکومت وقت کو دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں آئے, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 108 پر ہم آ چکے ہیں, 136 سے جو ہماری رینکنگ فال کر رہی تھی, لیکن ابھی بھی ڈاکٹر نے بتایا نا کہ مطلب تبدیلی ایک تھوڑی سی اس حوالے سے ہے, لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر نے بتایا. بہت ابھی ہمیں مافیاز کے خلاف بہت سارے موضوعات بھی ہیں ہمارے پاس, مافیا کے خلاف بہت سارے موضوعات بھی ہیں ہمارے پاس. ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. اسٹے ود اس پبلک.
वेलकम बैक पब्लिक। अब हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है तैमूर हसन तैमूर ने, जिनकी अदब से वाबस्तगी बहुत पुरानी है। वो हैं तो नाबीना लेकिन PhD स्कॉलर भी हैं और पढ़ाते भी हैं। इसके अलावा उनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस भी हैं जिनमें गलत फहमी में मत रहना, तेरा क्या बना और बहुत सी गज़लें भी हैं उनकी जो अभी हम उन्हीं से सुनेंगे। तैमूर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ना ठीक हूँ, आप सुनाएं और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, बहुत टाइम ज़ाया किए बगैर को अच्छी सी गज़ल सुनाए ना, फिर वहाँ से बात को शुरू करते हैं। तैमूर भाई शहर को बचा मैं सुनना चाहूँगी आपकी। अच्छा जी, गज़ल है जिसकी रदीफ इन्होंने मेंशन की है। मुझको कहानियाँ न सुना, शहर को बचा। वाह। मुझको कहानियाँ न सुना, शहर को बचा। बातों से मेरा दिल न लुभा, शहर को बचा। मुझको कहानियाँ न सुना, शहर को बचा। बातों से मेरा दिल न लुभा, शहर को बचा। तू इसलिए है शहर का हाकिम कि शहर है। तो इसलिए है शहर का हाकिम के शहर है। तू इसलिए है शहर का हाकिम के शहर है। इसकी बका में तेरी बका, शहर को बचा। इसकी बका में तेरी बका, शहर को बचा। तू इसलिए है शहर का हाकिम के शहर है। इसकी बका में तेरी बका, शहर को बचा। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात तहफ़्फ़ुज़ से हैं जुड़े। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात तहफ़्फ़ुज़ से हैं जुड़े। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात मिटा, शहर को बचा। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात तहफ़्फ़ुज़ से हैं जुड़े। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात मिटा, शहर को बचा। भड़का रही है आग को खुद तेल डालकर। भड़का रही है आग को खुद तेल डालकर। कह भी रही है खल्के खुदा, शहर को बचा। वाह। भड़का रही है आग को खुद तेल डालकर। कह भी रही है खल्के खुदा, शहर को बचा। कोई नहीं बचाने को आगे बढ़ा हजूर। कोई नहीं बचाने को आगे बढ़ा हजूर। हर एक ने दूसरे से कहा, शहर को बचा। कोई नहीं बचाने को आगे बढ़ा हजूर। हर एक ने दूसरे से कहा, शहर को बचा। और कि तारीख दान लिखेगा तैमूर ये ज़रूर। तारीख दान लिखेगा तैमूर ये ज़रूर। तारीख दान लिखेगा तैमूर ये ज़रूर। एक शख्स था जो कहता रहा, शहर को बचा। तारीख दान लिखेगा तैमूर ये ज़रूर। एक शख्स था जो कहता रहा, शहर को बचा। मुझको कहानियाँ न सुना, शहर को बचा। बहुत खूबसूरत। ये बताइए, ये जो मतलब सब पूरी गज़ल है, मतलब शहर को बचा, तो कोई ना कोई आपके ज़हन में ऐसी बात आती है कि कोई ऐसा है जो शहर को नहीं बचा रहा। एक दर्दमंदी के साथ आप ये कह रहे हैं, आवाम से भी गिला कर रहे हैं कि वो जलती पे तेल डाल रहे हैं, लेकिन कोई आके आग बुझाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। देखिए मसला ये है कि शायर अपनी ज़ात और अपने माशरे से कटा नहीं होता। सही। हाँ। ना वो अपने अंदर के एहसास को मार सकता है और ना इर्द गिर्द के हालात को इग्नोर कर सकता है। तो बहुत अरसा हुआ, अब भी अब हालात आप जानते ही हैं कि देखिए गैर जिम्मेदारी और बेहिस्सी जब माशरे में आ जाती है तो खराबियां तो बढ़ती हैं। तो शायर का काम या आप सहाफ़ियों का काम भी उसकी निशानदही करना होता है, अपना इजहार करना होता है सच्चाई के साथ। तैमूर भाई, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप भी नाबीना हैं, आपने बहुत एफर्ट की, कामयाब हुए, यहाँ तक पहुँचे, आप बहुत सारे लोगों की आवाज़ हैं। क्या आप लोगों को उस तरह से एंटरटेन किया जाता है? आप लोगों को आपके राइट्स मिलते हैं? देखिए मसला ये है कि जब राइट्स की बात आती है ना, तो राइट्स का मामला ये है कि यहाँ किसको
कितने राइट्स मिलते हैं, आप लोग सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं। राइट्स की जहाँ तक बात, यहाँ तो लड़ना पड़ता है, अपने हकूक के लिए भी लड़ना पड़ता है, अपनी बका की जंग लड़नी पड़ती है। ये सिर्फ ब्लाइंड कम्युनिटी का मसला नहीं, ये पूरे माशरे का मसला है। ये आप रऊफ साहब बैठे हैं, आप अपनी जिंदगी पे निगाह डालें तो आपने जो एफर्ट की है, मेरा ख्याल आप लोगों की आधी एनर्जी तो अपनी बका की जंग लड़ने में जाया हुई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मामला तो इस माशरे में कोई नहीं है, लड़ना तो पड़ता है। हाँ, स्पोर्टिव एलिमेंट बहुत अच्छे होते हैं। मेरे वालिद बहुत मरहूम स्पोर्टिव थे, मेरी वाइफ है, मेरी अहलिया बहुत स्पोर्टिव है, मेरे दोस्त है बाप। मुझे लोग पूछते हैं तो मुश्किलें बड़ी आई हैं, तो मैं ये इस मौके पे ये कहा करता हूँ कि भाई बात ये है कि अल्लाह ने कामयाब किया है, मुझे फ़ख्र है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये लोग ये शिकवे करने का दौर नहीं है, ये तो शुक्रिया अदा करने का और शुक्र अदा करने का वक्त है। अरे वाह तैमूर भाई, आपने तेरा क्या बना में बड़ी खूबसूरत तरीके से बातें की हैं, वो भी ज़रा सुनाएं। अच्छा जी, वो गज़ल जी, तुझे जिंदगी का शऊर था तेरा क्या बना। वाह, तुझे जिंदगी का शऊर था तेरा क्या बना। तुझे जिंदगी का शऊर था तेरा क्या बना, तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना। तुझे जिंदगी का शऊर था तेरा क्या बना, तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना। नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए, नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, मुझे इल्म था कि शिकस्त, मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना। मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना। मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, कोई आके मुझसे ये पूछता तेरा क्या बना। वाह, मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, कोई आके मुझसे ये पूछता तेरा क्या बना। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, मैं तो कामयाब ना हो सका, तेरा क्या बना। जो नसीब से तेरी जंग थी वो मेरी भी थी, मैं तो कामयाब ना हो सका, तेरा क्या बना। तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, तेरे बोलने से पता चला तेरा क्या बना। बहुत खूबसूरत। तुझे देखकर तो मुझे लगा था कि खुश है तू, तेरे बोलने से पता चला तेरा क्या बना। मैं अलग था इसलिए मुझको इसकी सजा मिली, मैं अलग था इसलिए, मैं अलग था इसलिए मुझको इसकी सजा मिली, तू भी दूसरों से था कुछ जुदा, तेरा क्या बना। तुझे जिंदगी का शऊर था तेरा क्या बना, तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना। तैमूर भाई, जिस अंदाज में आपने ये गजल कही है, ये बसीरत तो वो लोग भी नहीं रखते जो देखने सुनने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है, तो फिर आपने ये बातें कही। देखें, बात ये है ना, सादा सी बात है। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में गौर व फिक्र का 716 मरतबा हुक्म दिया। हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाहिरी आंख से जब देखते हैं तो ज़ाहिरी सतह पे देखते हैं। बिल्कुल तैमूर भाई, जिस तरह आपने देखा है, बयान किया है, हम चाहेंगे कि जो सुनने वाले हैं, जो हुकूमत वक्त हैं या इस वक्त जो मज़ीद इत्तेहाद बनाए बैठे हैं, उनको भी इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम एक ब्रेक पे चलते हैं। रऊफ साहब, ब्रेक की इजाज़त ले लेते हैं। बड़ी खूबसूरत शायरी थी, बहुत खूबसूरत शायरी थी।
आपको दोबारा बुलाएंगे तैमूर भाई। अच्छा, अभी के लिए एक ब्रेक पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। अब सूरत हाल कुछ यूं है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी है, हमारे प्लेयर्स बॉलिंग करवा रहे हैं और 64 पर 2, अब 76 हो गए हैं। 76, सॉरी मैं पिछला बता दिया, सॉरी रोज़ा, 76 फॉर 2, एक रन आउट हो गया। बिल्कुल, दर्शन जो है उसको रन आउट किया है, बाबर आजम ने बॉल फेंका और मोहम्मद रिजवान ने उनकी बेल्स उड़ा दी, वो गलत तरीके से भागते हुए पकड़े गए और रन आउट हो गए। रन आउट, वो पंजाबी वाला नहीं, हरमीत होता तो हम उसे पूछते पंजाबी की रन आउट क्या होता है। समझ आ गया मुझे भी। अच्छा, 19.1 ओवर इस वक्त चल रहा है, ऐसा ही है 19.1 ओवर। अब में हमें 20 ओवर्स हो गए हैं, लेकिन ये है कि 2 आउट हैं, दर्शन आउट हो गए हैं और फाफ डु प्लेसी इस वक्त खेल रहे हैं, डीन एल्गर भी विकेट पे मौजूद हैं, वो भी खेल रहे हैं, उनकी बैटिंग जोर शोर से जारी है। बिल्कुल ऐसे है। रऊफ साहब, आपने तो पूरे मैच का हाल बयान कर दिया है। हाँ, मैच में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होगा इस वक्त। वो देख रहे हैं कि अगर 2 जल्दी आउट हो गए तो उम्मीद करते हैं बाकी राय लेते हैं। रऊफ साहब, कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका जीतने वाला है आज फिर के? नो आइडिया। अच्छा जी, हमारे साथ कौन मौजूद है, जरा तारुफ करवाओ ना इनका। नईमा खालिद आज हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, ये खुद एक स्टूडेंट भी हैं और एक टिकटॉकर भी हैं। टिकटॉक पे तो धूम मचाई हुई है, लेकिन तालीमी मैदान में मुझे नहीं पता कि कैसी परफॉर्मेंस है। नईमा बताओ, स्टूडेंट कैसी हो? अच्छी हूँ, बस ठीक हूँ। अच्छा, तो टिकटॉक की तरफ कैसे मतलब रुझान हो गया और कितने फॉलोअर्स हैं अब इस वक्त तुम्हारे? इस टाइम पे क्या कहते हैं, रुझान जो था वो तो बस शुगल में ही हो गया, पता भी नहीं चला, बस ऐसे ही बाद में पता चला कि लाइक ये भी कोई चीज़ है। अच्छा, बनाना स्टार्ट कर दिया, फेम वगैरह मिलना शुरू किया बाद में। बस हमें यही होता था कि वीडियोस कितनी मिलियंस तक जा रही है, बस इस चीज़ की खुशी होती थी। वो तो जब आप बाहर निकलते तब आपको पता चलता है आप क्या, लोगों की नज़रों में आप क्या हो। वीडियो पे मिलियन किसी मिले हैं अभी तक? बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी जो मिलियंस में हैं। अच्छा, बिजनेस कैसे किया जा सकता है टिकटॉक से? अर्निंग हो रही है? टिकटॉक है ही बिजनेस प्लेटफॉर्म ना। अगर आप एक शुगर में, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं बना रही हूँ, अगर आप हो, आप किसी भी चीज का उस पर बिजनेस ला सकते हो। मैं नहीं आ सकती, मैंने बहुत सारा काम करना है मैंने। नहीं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह ये बेसिकली बिजनेस प्लेटफॉर्म है। अच्छा। आप इस पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं बैठ के। कितना बिजनेस कर लिया फिर? होता रहता है। रोज़ा, फिर इन्हीं से टिप्स ना ले लें। अभी माहिर मुर्शिद भी हमारे साथ थे, होता रहता है। बिजनेस तो चलता रहता है, क्योंकि कोई प्रमोशंस हैं। हम बेसिकली, मेरा जो काम है किसी के काम को प्रमोट करना, किसी के बिजनेस को प्रमोट करना, उनकी आइटम्स हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, उनका क्या आर्टिकल है, वो लोगों को शो करवाना, उसके रिव्यूज़ वगैरह, ताकि लोग किसी अच्छी चीज़ को परचेज कर सके, उनको धोखा ना, ऑनलाइन बिजनेस है ना। तो बेसिकली उस चीज़ को मैं प्रमोट करती हूँ। अगर कोई फैशन की सेंस में हो या किसी की ड्रेसेस वगैरह हो या कुछ भी हो, तो हम बेसिकली उसको प्रमोट करते हैं। और ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अब आप हैं, कोई है, उसके फॉलोअर्स नहीं है इतने क्या नहीं है, तो वो हमारे थ्रू अपनी चीज़ को आगे लेके जा सकता है। अच्छा, यानी फिर आपको कांटेक्ट करने का जरिया क्या है? अगर कोई आना चाहे, मसलन यहाँ पे हमारे कैमरामैन इमरान नूर साहब हैं, ये भी टिकटॉक पे बहुत वीडियोस डाल रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स अभी बढ़ नहीं रहे। कोई तरीका कि लोग आपको अप्रोच कैसे करके फॉलोअर्स बढ़ाएं, ये भी बता दो। गूगल पे लिखे नाइमा खालिद में आ जाऊंगी। गूगल पे हम लिखे नाइमा खालिद, आ जाऊंगी। लेकिन तरीका भी आएगा साथ? हाँ जी, तो वो इंस्टाग्राम आ जाएगा ना। लिया नहीं, फॉलो कर लिया तो तरीका? रोब साहब, तरीका तो फिर भी ना है ना, आपका क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताओ कि तकरीबन, जो मेरा पहले भी सवाल था कि आपके फॉलोअर्स अब बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें बढ़ने की वजह जो है वो ये है कि आप एक बिजनेस के गुर बता रही हो। क्या बता रही हो? आपका गुर कौन सा है जो जिसको फॉलो करते हुए लोग आते हैं फिर? पहले तो क्या कहते हैं, वीडियोस थी। आप कहीं पे भी, कोई भी किसी की भी वीडियोस चल रही होगी, या अच्छी लगेंगी या कंटेंट नहीं भी किसी को अच्छा लगेगा, किसी ने फॉलो कर लेना। जिसको जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है उसने उस चीज़ के पीछे चल पड़ना है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी, बट मैंने अपने फ्रेंड के अकाउंट पे बना रही थी, मैं अपने अकाउंट पे नहीं, मैंने बहुत टाइम बाद अपना अकाउंट बनाया था। हाँ जी, तो वो उधर से जब क्या कहते हैं मुझे पता चला ना कि हमारी वीडियोस 1.9 मिलियन, ये इतना मिलियन, इतने मिलियन, 6 मिलियन पे चली गई है, तो एक होता था यार इतनी ज़्यादा। फिर मैंने अपना अकाउंट, मैंने कोई 4-5, कितनी फॉलोइंग है तुम्हारी? मेरी फॉलोइंग बहुत कम है, बट इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी है 178 के। अच्छा, और क्या कहते हैं, टिकटॉक पे इतना यूज नहीं करती, बट 400 के से अबव। आपके दोस्तों में शुमार होता है उनका जो मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं? हाँ, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट जन्नत, मिर्जा, अलिशबा, कंवल, हाँ, ये मिनाहिल और निम्रा भी, ये सब आपके दोस्त हैं। सबसे अच्छी कौन सी है? जन्नत बहुत अच्छी है, कवल भी बहुत अच्छी है, बट ये जो 3 लोग हैं ना, जन्नत, अलिशबा, इनकी तो वैल्यू एक अलग है ना। अलिशबा का गाना ज्यादा अच्छा आया है कि जन्नत का? रेटिंग तो दोनों की बहुत अच्छी गई थी। जन्नत के 15 मिलियन पे गया है वो सॉन्ग। और अलिशबा का अभी तो हुआ है,
तो वो भी ऑब्वियसली मिलियंस में चला जाएगा थोड़े टाइम। अच्छा, आप ये बताओ, दोनों का बहुत अच्छा है। डॉल्स वगैरह से खेला है कभी? हाँ, बचपन में। अच्छा, मैं भी खुद ही डॉल अभी आपको बैठे बैठे हम साथ में एक गांव में लेके जाएंगे जहाँ पे डॉल्स बनाती हैं खवातीन, और डॉल्स बना के उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स में पाकिस्तान के एक कमाल कर दिया है। मतलब वो भी आपको हम साथ दिखाते हैं, आपके साथ भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन आपको पहले हम ये देखते हैं डॉल्स किस तरह से तैयार किए उस खातून ने। ये रिपोर्ट देखी नईमा? अच्छा, आपकी भी यूनिवर्सिटी में एक दो स्टूडेंट्स हैं ऐसी जो इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम उन्हें भी बुलाएंगे। तो कितनी खूबसूरत क्रिएशन है रोसा। वैसे भी कोरोना में आजकल होम इंडस्ट्रीज बन गई हैं जहां इस तरह के काम किए जा सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि ये पुराने तरीके पे है, ये टिकटॉक वाला नया ज़माना आ गया ये नौजवानों का। लेकिन ये है कि जो रिमोट एरियाज में बैठी हैं, घरों में खवातीन बैठी हैं, कोरोना की वजह से बेकारी है, इनके लिए बहुत बड़ा सबक है। कोरोना की वजह से बेकारी है कि बेरोजगार? बेकारी भी है ना, अच्छा, कि काम कोई नहीं है। बेकारी इसी को कहते हैं कि मतलब आपके पास काम कोई नहीं है। तो दो काम आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप उसको करके हुए ये नई तरीकेकार पे तो आपने करना है, तो नईमा को आप देखें पुराने तरीके पे आपने काम करना है, साथ साथ दोनों इनको मिलाया भी जा सकता है किसी तरीके से। मतलब ये कि टिकटॉक के जरिए इनको प्रमोट किया जाए और इनका काम और ज़रा किया जा सकता है। जब आप उसको अप्रिशिएट करो, उसकी स्टोरीज वगैरह शेयर करते हो तो ऑब्वियसली लोगों को पता चलेगा ये भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन शिकायत करते हैं लोग, आम आवाम के, उन्हें रिस्पांस नहीं मिलता आप लोगों की तरफ से। आप लोग उनकी प्रमोशंस करते हो जो आप लोगों को बजट देते हैं, और जो नहीं देगा तो उसके बाद उसका क्या बनेगा? मुझे बाकियों को तो नहीं पता, बट मेरा जो है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों की प्रमोशन किया है जिस पे मैंने बजट नहीं लिया। और लिटरली कोई, जैसे मैं ड्रेसेस वगैरह अगर मैं पहन रही हूँ तो मैंने उनसे अभी तक ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैंने अभी बजट नहीं लिया। मैं नहीं लेती, किसी ने मुझे ड्रेस दिया तो मैं पहन के पिक्चर्स वगैरह लगा देती हूँ, बट मैं उनसे बजट की कोई मतलब डिमांड नहीं करती। बहुत से ऐसे लोग हैं। यानी फिर आप तो अर्निंग नहीं कर रही? नहीं, जितनी है मेरे लिए काफ़ी है। जितनी बताना नहीं है। आप पूछ लें। 40-50 हज़ार बड़े आराम से कमाए जा सकते हैं। हाँ, जो मेरे से बड़े हैं जैसे जनरल वगैरह ये हो गए कि 2-2, 3-3 लाख भी महीने का, 4 लाख भी। और जो मेरे जैसे हैं छोटे मोटे से वो लोग लाख तक कमा लेते हैं, 50 लाख रुपए तक कमा लेते हैं महीने का। यानी फिर सारे लोग इस तरफ लग जाएं? हाँ, लग जाए, अपना टैलेंट है। ये बहुत कमाई है, ये बहुत कमाई है। रोज़ा हम दोनों भी टिकटॉक ना बना। मेरा भी ये ख्याल है। मतलब ये है कि जरूरी नहीं टिकटॉक, आपके फॉलोअर्स मैटर करते हैं, बस वो रियल होने चाहिए। वो ऑर्गेनिक है तो बस आप। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? कि जाहिर है जब जितने आप इंटरेस्टिंग बनाओगे उतना ज़्यादा आपके फॉलोअर ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए कि आपको लोग बाहर निकल के गालियाँ ना निकालें। कोई आपको देख के कहे यार ये बंदा बनाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब कि देख के गालियाँ भी देते हैं, बदतमीजी भी करते हैं उनके कंटेंट पर। आप अपने आप को साफ रखो। बहुत सी लड़की हैं टिकटॉक में जिन्होंने अपना आप खराब कर दिया हुआ है सिर्फ एक फेम के चक्कर में। बहुत से झूठ किसी को मार देते हैं, किसी को। ऐसा कौन है? एक मुझे न्यूज़ मिली थी आदिल राजपूत वगैरह की तरफ। मतलब हाँ, वो जिसकी खातून, जिसकी मिसेस ने कहा था। अब बेशक वो लिंक्स हैं तो बस हैं। अब ये चीज़ है कि लाइक वो चीज़ गलत थी। अब मुझे नहीं पता उन्होंने फेम के लिए किया कि नहीं। बहुत से लोग हैं जो लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, बहुत से काम खराब करते हैं, बट एक फेम के लिए। नहीं माँ, ये जिन कौन है? मेरा फ्रेंड है। जिन क्यों? क्योंकि वो है ही जिन। अच्छा, तो आप बता रही थी बेसिकली कि आप अपने कंटेंट को ज़्यादा बेहतर रखें, आप अखलाकियात के दायरे के अंदर रहें, और लिमिट्स होनी चाहिए हर एक चीज़ की। जो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी तोड़ी नहीं है। मैं उस चीज़ से बाहर नहीं गई। ठीक है, इसलिए मेरे फॉलोअर्स कम है। अच्छा, तो कौन है जो लिमिट्स? बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, कोई एक नहीं है। नहीं, नाम नहीं लेके बता रही। बहुत से लोग हैं। एलेक्स है? नहीं, वो मुझे लगता है कि वो नहीं है, क्योंकि अब उसका एक चीज़ है, बट अब वो है उसकी, अब जो चीज़ है वो चल रही है। हमारे पास MJ ऐसे आया था, उसने भी एक लड़के के बारे में कहा, वो छोटा सा है, गांव में, लंबे लंबे उसके बाल हैं, स्मार्ट सा है। वो भी बहुत से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं वो लोग भी। तो ये लोग क्यों मतलब ये समझते हैं कि अगर वो गैर अखलाकी हरकतें करेंगे, गाली गलोच करेंगे तो वो पॉपुलर भी हो जाएंगे? ये क्यों ज़हन में आ गया? अच्छा, ऊपर से आप ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। अगर आप जैसे मैं आप लोगों के पास बैठी हूँ, अगर मैं किसी का नाम ले लेती हूँ, मेरी दुश्मनी है फिर उसके साथ। ठीक है। वो मुझे फिर थ्रेट किया जाएगा, ये किया जाएगा। लाइक मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, ना मैं इस चीज़ पे, ना मैं कभी किसी को करती हूँ। अच्छा, तो हमें यही समझाया जाता है किसी का नाम ना लो, ऐसे फजूल की दुश्मनी है। माफियाज हैं आप लोगों के अंदर भी? माफियाज हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में। आप किसी भी चीज़ में चले जाओ। सबसे स्ट्रॉन्ग माफिया कौन है? कोई भी नहीं है। सारे बोंगे हैं मेरी नज़र में, सब बोंगे। किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तड़ियाँ लगवा लो लोगों से।
फजूल किस्म की बातें करवा लो वो लोग कर लेते अच्छा, हैं। ये लोग खाली परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं या सिर्फ गाने बजाने एक्टिंग, क्योंकि ये सब यूथ यंगस्टर्स हैं। मैं जब जो टिकटॉक पे आता जा रहा है मुझे लग रहा है उसने स्टडीज़ छोड़ दी हैं। और आपने? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। मैं भी यूनिवर्सिटी में ही हूँ। सही। तो क्या कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो स्टडीज़ वगैरह छोड़ चुके हैं अपनी, तो उनको लगता है कि ये चीज़ है, ये है, इसी के साथ चलते रहो। अच्छा। हाँ जी, तो सिर्फ इस वजह से, बट मैंने कंटिन्यू रखूँगी, मैं नहीं ख़त्म कर सकती क्योंकि मेरा करियर ही ये है। मैंने सुना था यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम करना था आपने, यूनिवर्सिटी वालों ने आपसे कहा कि एक वीडियो बना दें हमारी प्रमोशन की, तो आपने कहा भाई मैं तो पैसे लेती हूँ। एंड दैट वाज 50,000। मेरे पास ये खबर नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। ये एक सवाल है, मतलब ये कि कंट्रोवर्सी अगर पैदा हो तो कंट्रोवर्सी से क्या पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा बिजनेस हो जाता है? हाँ शायद शायद। अच्छा, लेकिन है सही ऐसा? मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी डेवलप की जाती है, जानबूझ के भी करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग हैं। और क्या कहते हैं, मैं आपको सही बताऊँ ना, जिसकी रेटिंग ज़्यादा जा रही है, जो ट्रेंड पे आ रहा है ना, उसको ज़्यादा बजट मिल जाता है। अच्छा, ये चीज़ है उधर। और ये पैसे कहाँ से आते हैं, मतलब कौन देता है ये पैसे? फॉर एग्जांपल आप हैं, हाँ। अब आप बैठे हैं, आपका गुड मॉर्निंग पब्लिक पाकिस्तान नहीं चल रहा, तो अब आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे जाके कहते हैं इस पे वीडियो बना दो। अगर ये नहीं होगा तो मैंने एग्जांपल दी, अगर ये नहीं चल रहा मेरे से, तो क्या कहते हैं, लोगों को बताओ ये भी एक चैनल है, इसको देखें। तो मैं आपने मुझे क्या कहते हैं, आप मेरे पास आए, मैं आपको कहती हूँ चले ठीक है, ये अब आप मुझे रिक्वायरमेंट्स ये दे देते हैं, ये स्क्रिप्ट है, ये है, ये है, आपने उसमें ये करना है, ये भी, तो फिर उसके हिसाब से मैं आपसे बजट का करती हूँ कि मुझे इतना बजट दें, मैं आपका इस चीज़ में कर दूँ। तरीके सारे आते हैं। हाँ, फिर आप मुझे उस चीज़ का बजट पे करते, पहले बजट पे करेंगे मुझे, उसके बाद मैं वीडियो वगैरह बना दूँगी, फिर आपका लिंक वगैरह जो आपने लिखवाना होगा वो सारा कॉपी पेस्ट करके आप मुझे देंगे, मैं उसको जाके पेस्ट करती हूँ। ठीक है। एक अच्छे टिकटॉकर आप किसको कहती हैं, कौन होता है एक अच्छा टिकटॉकर? जन्नत की आपने बात की ना, आप उसको अच्छा क्यों कह रही हैं? एक अच्छे टिकटॉकर में क्या क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर उसकी जन्नत और अलीशा वगैरह को अगर देखा जाए, उन पे फोकस किया जाए तो उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। कोई क्रिंज कंटेंट नहीं होता या फिर कोई फजूलियात नहीं होती, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली वाले कहें इसको आगे कर दो। अच्छा। मतलब कि फैमिली में बैठ के आप देख सकते हो उनका कंटेंट। और जहाँ तक कि कबल आफ्ताब की बात की जाए तो वो भी इसी तरह से है, मतलब कि कोई गंदा कंटेंट नहीं है, उनका फैमिली में बैठ के देख सकते हो, कोई फजूलियात नहीं है कि लोग गालियाँ निकालें या बदतमीजी करें। हमें तो जाना पड़ेगा हमें और ज़रा बेहतर करने के लिए। यानी कि ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि कंटेंट अच्छा हो, एजुकेशनल हो, और किसी को ह्यूमिलिएट ना किया जा रहा हो, इस तरह के कंटेंट को पसंद भी किया जा रहा है। नहीं, आप यहाँ आई हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम दोबारा कल हाजिर होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, रऊफ साहब से उनके तज्ज़िये भी लेंगे, जानेंगे कि वो उस पर क्या राय रखते हैं। अभी के लिए हम सबको इजाज़त दें।